अब आप लोगों ने हमें बताया कि सर एनएससी भी अपना म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रेशन करवा रही है, मतलब सारी कंपनी चाहें तो वो एनएससी पे जाके रजिस्टर कर ले अपने आप को, और फिर आप एक ही डिस्ट्रीब्यूटर से बेच पाएगा। तो एनएससी क्या कर रही है, जैसे सेंट्रिसिटी है, एनजी है, ऐसे ही एक एनएससी बन गया, एक थर्ड पार्टी ऐप है वो। और वो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड बिकवाएगी, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड बिकवाएगी, एसबीआई का भी बिकवाएगी, एलआईसी का भी बिकवाएगी, अपना भी बेचेगी, एनएससी के भी म्यूचुअल फंड आएंगे। वो अपना म्यूचुअल फंड भी खोलने वाली है, बीएससी ने भी अपना म्यूचुअल फंड खोल रखा है पहले से। और ये इन सब के म्यूचुअल फंड बिकवाएगी, बीच में ब्रोकरेज लेगी। तो जो काम एनजी कर रही है, एनजी वेल्थ कर रही है, जो काम सेंट्रिसिटी कर रही है, और जो वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज हो रही हैं अलग अलग कंपनीज के नाम से, एक और कंपनी आ गई एनएससी। तो आप एनएससी के साथ क्यों जुड़ेंगे, आप डायरेक्ट जुड़ेंगे ना। आपको एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड बेचना है, आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में जाके एमपैनल होंगे, कोई पैसे थोड़ी लगते हैं। आपको साथ में एसबीआई भी बेचना है, एसबीआई में भी एम्पेलमेंट हो जाइए, आईसीआईसीआई बेचना है उसमें भी हो जाइए। मैं तीन कंपनी में एम्पेलमेंट हूँ, एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, एसबीआई। आज तक एसबीआई और आईसीआईसीआई का बेचा ही नहीं है। लेकिन जब मेरे पास नया, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं तीन कंपनीज को लूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तीनों बढ़िया है। मैंने शॉर्ट लिस्ट कर ली थी ये तीनों, और मैं तीनों में जाके एमपैनल हो गया था। फिर अपने क्लाइंट्स को समझाना शुरू करा, भैया मैं एचडीएफसी भी हूँ मेरे पास आईसीआईसीआई भी और एसबीआई भी। मेरे लगभग आज तक जितने क्लाइंट है सब ने यही कहा है, सर जो आप करवा दो हम तो वही कर लेंगे। ये आपकी नॉलेज की पावर है, आपके पास अगर अच्छी नॉलेज होगी तो आपका क्लाइंट आपकी सुनेगा, अपनी नहीं बताएगा। आज तक मेरे पास एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं आया जिसने मुझे कहा मैं नहीं, मैं तो ये वाला फंड लगाऊंगा। हर बंदा यही बोलता है, गुप्ता जी जो आप कह दोगे सर हम वो लगा देंगे। फिर मैं अपनी मर्जी से तो मैं एचडीएफसी ही लगाऊंगा, क्योंकि मैं तो एचडीएफसी को सबसे अच्छा मानता हूँ। एक ही कंपनी में मेरा सारा काम है और कहीं पर मैंने नहीं लगाया है। और कोई बहुत बड़ा मेरे पास एयूएम नहीं है, 1-1.5 करोड़ का है, इससे ज्यादा नहीं है। है ना, और 1-1.5 करोड़ कुछ नहीं होता है। मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ म्यूचुअल फंड बिजनेस पे। सारे मिला के मेरे पास 17 क्लाइंट है, बस 17। उन 17 क्लाइंट से मैंने लगभग 1.5 करोड़ ले लिया, 1-1.5 करोड़। तो लगभग 8-10 लाख का हर एक क्लाइंट। अभी अभी मैं नया नया हूँ भाई, 1-2 साल से ही शुरू हुआ हूँ। बुढ़े होने तक वो एम ज्यादा हो जाएगा। भाई जो 1.5 करोड़ है वो मेरे बुढ़े होने तक वैसे ही 100 करोड़ बन जाएंगे। है ना भाई, 20-25 साल में कम से कम 32-64 गुना तो हो ही जाएगा, 1 करोड़ का 60 करोड़ तो हो ही जाएगा। तो ईएम बढ़ जाएगा मेरा, वही हो जाएगा 60 करोड़, और कुछ ना कुछ वो अलग से भी लगा ही देंगे। फिर उनके बच्चे लगा देंगे, और मैं क्या जिंदगी भर ही भागता रहूंगा, मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। फिर क्या। चलिए खैर। सर। हाँ जी, हाँ जी, सर बोलिए। एक चीज थोड़ा बता दीजिए सर। जी। सर मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है, मेरे पास बीएससी के शेयर हैं और एक अच्छी खासी संख्या में 500 है। अब ये सर डाउन होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इतना लॉस हम कैसे वो करें। आपने उस दिन टेक्निकल चार्ट देख के बताया था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये शेयर अच्छा है, सब कुछ इसका अच्छा है। मैंने फंडामेंटल देख के बताए थे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी उसकी अच्छी है अभी भी, और चल सकता है, कोई पीई रेशो कोई ज्यादा नहीं है उसके। और लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो चल पाएगा। दूसरा, अब क्या होता है, ये शेयर्स जो आपने ले लिए, एक तो एक ही शेयर में इतना पैसा, सारा का सारा पैसा लगा दिया आपने, ये गलत है। ये मैंने उस दिन भी बताया था। आपके पास कितना भी आपको कॉन्फिडेंट हो अपने, आप अपने शेयर पे, आपको किसी भी शेयर में अपने पोर्टफोलियो के 10% से ज्यादा नहीं लगाना है। वैसे तो 5% से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, 10% से ज्यादा तो एक शेयर में लगाइए ही मत। ठीक है, और अगर आपने इससे ज्यादा लगाया है तो फिर उसका स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि आपने अपनी पूरी कैपिटल लगा दी है एक ही जगह पर। तो आपने अपनी पूरी कैपिटल लगा दी है, क्योंकि तो आपको फिर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मान लीजिए आपकी होगी और आपने 10 लाख एक ही शेयर में लगा दिए, तो फिर आप ये सोचिए कि मैं कितना स्टॉप लॉस ले लूं। पहली बात तो ट्रेडिंग पोजीशन होनी चाहिए जो आपने इतना ज्यादा लगाया है। अगर वो आपकी लॉन्ग टर्म पोजीशन थी तो सारे पैसे तो एक में लगाने ही नहीं है। तो आप, इसीलिए आपको इतनी टेंशन हो रही है। अब 20 जगह 10 जगह लगाया होता और एक शेयर गिर भी गया होता तो ओवरऑल आपको इतना लॉस नहीं हो रहा होता। जी। अब आपको इसे होल्ड करके ही रखना है। और जैसे ही आपके रेट पे आए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे ही आपके रेट टू रेट आए, आपने 90% पैसा इसमें से निकाल कर अलग अलग 9 कंपनियों में लगाना है। 10% इसी के अंदर छोड़ना है, और वो बढ़ जाएगा उसके बाद। टाइम लगेगा थोड़ा सा, आपके अभी रेट्स भी दूर हैं। टाइम लगेगा, हो सकता है 1-2 साल लग जाए, 1 साल लग जाए, लेकिन अपने लेवल पे आ जाएगा। शेयर में कोई कमी नहीं है, काम बढ़िया कर रहा है। लेकिन इसको जो दिक्कत आ गई है वो आ रही है एनएससी से।
और कुछ कंपनी नई भी आई जा रही है हर चीज में, है ना। तो थोड़ी सी रेगुलेशंस की वजह से भी पहले वीकली एक्सपायरी होती थी, अब नहीं होती है, तो एक उस वजह से भी कम हो गए हैं, ब्रोकरेज कम मिल रही है। ये चीजों की वजह से थोड़ा गिर गया है, लेकिन धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। ठीक है सर, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। ठीक है सर, वीकली एक्सपायरी खत्म कर दिया गया या अभी डिसीजन हो गया? नहीं, वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई है, सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स की चल रही है, और वो चलती रहेंगी। अच्छा, ओके शुक्रिया। इसको ये कम करेंगे भी नहीं अब, क्योंकि इनके रेवेन्यूज बहुत कम हो जाएंगे, गवर्नमेंट के भी होंगे, प्लस निफ्टी और सेंसेक्स में भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ने लगे अब। हाँ, ये बंद नहीं करेंगे, बंद करने से सबका नुकसान है। और ऐसी बात नहीं है, हेजिंग करने के लिए भी इजी है ना, अगर वीकली एक्सपायरी है तो कम पैसे से हेजिंग हो जाती है, तो ओवरऑल तो सबके लिए बढ़िया ही है ना। बस जो पहले ज्यादा ही होती थी, रोज रोज वीकली एक्सपायरी होती थी रोजाना, उससे सट्टेबाजी बढ़ गई थी, इस वजह से उसे बंद करना पड़ गया। वो ठीक भी किया, हमें ही डाटा समझ में नहीं आता था, अब डेटा ही समझ, कम से कम डेटा तो समझ में आएगा अब। हम रोज डेटा जो बनता था मेरे समझ में ही नहीं आता था, मैंने डेटा पढ़ना ही छोड़ दिया था। मैंने कहा क्या डेटा बन रहा है, एक दिन का डेटा क्या होता है, कल के लिए डेटा कुछ और, परसों के लिए कुछ और, शाम के लिए कुछ और, सुबह के लिए कुछ और। ये डेटा कोई समझने की चीज है? अब कम से कम एक हफ्ते के लिए डेटा तो बनता है। और मेरे हिसाब से तो जो ये सेंसेक्स और निफ्टी की 3-3 दिन में है ना, ये भी बंद करके एक दिन ही कर देनी चाहिए दोनों की। दोनों की फ्राइडे कर दो या सैटरडे थर्सडे कर दो दोनों की। ये निफ्टी वाले जैसे थर्सडे पे आते हैं वो ट्यूसडे पे चले जाते हैं, और निफ्टी वाले ट्यूसडे पे आके वो थर्सडे पे चले गए, क्योंकि बीएससी को भी पता है अगर एक दिन हो गई ना दोनों की, तो एनएससी पे शिफ्ट हो जाएंगे सब लोग, और बीएससी का मार्जिन घट जाएगा। तो अगर एक्सपायरी एक ही दिन हो जाएगी दोनों की, तो ये एनएससी के लिए प्रॉफिटेबल है, एनएससी के लिए पॉजिटिव है, और बीएससी के लिए नेगेटिव है। क्योंकि अगर एक ही दिन हो गई तो कोई भी सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करेगा, सब निफ्टी में ही करेंगे। पता नहीं क्यों निफ्टी सबको ज्यादा ट्रेड करना अच्छा लगता है। निफ्टी कंपैरेटिवली सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के थोड़ा कम वोलेटाइल है, और उसमें इतना पैनिक नहीं होता जितना सेंसेक्स में होता है। सेंसेक्स 2-2 रुपए के प्रीमियम तो, हाँ वही सर, तो परसेंटेज फ्लक्चुएशन होता है, तो वो बहुत ज्यादा होता है। परसेंटेज अगर वो 500 पॉइंट ऊपर गया जी, परसेंटेज फ्लक्चुएशन तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में सेम होता है। बस वो देखने में लगता है कि सेंसेक्स में तेज हो रहा है, निफ्टी में आ रहा है, वो है भी तो 4। समझ में नहीं आता है ट्रेडर को ये वाली बात कि भाई वो 4 गुना है। वो क्या करता है, निफ्टी तो खरीदेगा 500 पॉइंट दूर की, मान लो बेचनी है तो निफ्टी बेचेगा 500 पॉइंट दूर की, सेंसेक्स बेच देगा 1000 पॉइंट दूर का। अरे भाई जब निफ्टी 500 पॉइंट दूर बेच रहा था, कम से कम 2000 पॉइंट दूर तो बेच। परसेंटेज तो 2% रखो, कम से कम सेम तो रखो। लेकिन वो परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर पाते, अपनी कमी की वजह से सेंसेक्स को गाली देता है। तो बीएससी को क्या करना चाहिए, अपने सेंसेक्स को स्प्लिट करना चाहिए। ये जो सेंसेक्स इसका 80,000 हो गया है, इसे 4 में डिवाइड कर दो, 20,000 पे री बैलेंस्ड कर दो। अगर इसने ऐसा कर दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ट्रेडिंग निफ्टी से ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि फिर निफ्टी 25,000 हो जाएगा और ये 20,000 रह जाएगा, और सस्ती चीजें लोग ज्यादा यूज करते हैं। और अगर इसने 2,000 ही कर दिया, ऐसे 40 टाइम्स तोड़ दिया, तो मजा ही आ जाएगा सबको। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कहां तक पढ़ा दिया था, खोल लीजिए बुक। लास्ट ये चल रहा था फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, उसके बाद एक्सटर्नल और यूरो बॉन्ड्स एंड और मसाला बॉन्ड्स, यहाँ पे था के बारे में बताया था उसका। मेरे हिसाब से ये डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी पढ़ाना था आज। अभी मसाला बॉन्ड वगैरह नहीं पढ़ाया था, चार्ट पढ़ाया था बस। और चार्ट पढ़ाने के बाद कहा था बाकी कल पढ़ाएंगे यहां से। सही है? हाँ जी सर। नंबर है 59, डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। क्या है ये? Dematerialization is the process of converting physical share certificate and securities into इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जरा ध्यान समझिए, डीमटेरियलाइज में से डीमेट निकाल लेना। ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ डीमेटेरियलाइजेशन मतलब, तो वो कहते हैं सर
इक्विटी को शेयर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करना गलत। फिजिकल सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने को डीमेटेरियलाइजेशन बोलता है, क्योंकि उस केस में आपका जो फिजिकल सर्टिफिकेट होता है वो डीमेट में डल जाता है। तो डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना मतलब डीमेट में डालना, इसीलिए उसका नाम है डीमेटेरियलाइजेशन। और रीमेटेरियलाइजेशन मतलब जो सिक्योरिटी पहले डीमेट में थी उसे आप वापस फिजिकल में डाल रहे हो, रीमेटेरियलाइज कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से उसे फिजिकल फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं रीमेटेरियलाइजेशन। लेकिन अब रूल ये बन चुका है कि जितनी भी कंपनियां जिनकी सेल एक फिगर से ऊपर है, उन्हें अपनी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक, अपनी कंपनी को डीमेटेरियलाइज करना पड़ेगा, मतलब सारे शेयर आपके डीमेट में डलवाने पड़ेंगे। तो रीमेटेरियलाइजेशन करना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट था पहले, तो हमने आपको पढ़ा दिया। डीमेटेरियलाइजेशन मतलब फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक, रीमेटेरियलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल, विच इज नॉट पॉसिबल नाउ। जो एक बार डीमेट हो गया फिर वो फिजिकल नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी बैक इनटू द फिजिकल सर्टिफिकेट अपॉन द इन्वेस्टर रिक्वेस्ट। टाइप्स ऑफ शेयर हम आपको पहले ही पढ़ा चुके, एक बार और तेजी से पढ़ाएंगे। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, दो तरह के शेयर होते हैं। इक्विटी शेयर वो रिप्रेजेंट द ओनरशिप, इक्विटी शेयर में आप ओनर होते हो कंपनी के, एंड प्रोवाइड वोटिंग राइट्स, और आपके वोट का राइट भी होता है, कोई भी काम होगा तो आपसे पूछकर किया जाएगा। दे कैरी द हाईएस्ट रिस्क, और सबसे ज्यादा रिस्क आपको ही होता है, बट ऑल्सो द पोटेंशियल ऑफ हायर रिटर्न, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी आपको ही मिलेगा। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर, अब इक्विटी शेयर भी कई तरह के होते हैं। इक्विटी शेयर, पहला इक्विटी शेयर होता है ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर मतलब नॉर्मल इक्विटी शेयर जो आप खरीदते हो। स्टैंडर्ड शेयर होता है, इसके पास पूरे वोटिंग राइट होते हैं। डिविडेंड बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो उसे डिविडेंड मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। चलिए एक नई चीज समझा देते हैं आप। शेयर क्या होता है? शेयर ये होता है कि सर कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर होल्डर का होगा। एग्जाम्पल, कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ और कंपनी में पैसे मांगने वाले कौन थे? एक तो था शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, एक डेट था 10% का 100 रुपए का। इक्विटी शेयर थे 100 रुपए के, क्रेडिटर थे 50 रुपए के, और रिजर्व एंड सरप्लस भी थे, रिजर्व एंड सरप्लस भी थे 50 रुपए के, और अदर लाइबिलिटी भी थी, और भी लाइबिलिटी थी 50 रुपए की। टोटल हो गई बैलेंस शीट हमारी 350 रुपए की। अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, 100 रुपए में से पहले उसने 10 रुपए का तो इंटरेस्ट दिया, फिर टैक्स देते हैं, मान लो 40 रुपए का टैक्स लग गया, तो 50 रुपए का प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT, जिसे आपने EAT पढ़ाया था, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसका नाम अर्निंग आफ्टर टैक्स भी है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी, यानी कि सबसे पहले इंटरेस्ट देना है, फिर टैक्स देना है, टैक्स के बाद भी सब कुछ दे दुआने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो 50 रुपए किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का पूरा। अब देखो, इंटरेस्ट वाले ने भी 100 रुपए दिए, उसे 10 रुपए मिले, और इक्विटी वाले ने भी 100 रुपए दिए, उसे कितने मिलेंगे? 50। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कंपनी के डायरेक्टर की मर्जी है, वो चाहे तो पूरा का पूरा डिविडेंड बांट दे या फिर अपने पास संभाल के रख ले। तो डिविडेंड जो भी मिलेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, वो कितना मिलेगा ये डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, और जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट होगा उसी हिसाब से शेयर के रेट बढ़ जाते हैं। दैट इज द रीजन वी इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर, क्योंकि जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है वैसे उसके रेट बढ़ेंगे, क्योंकि EPS के हिसाब से, PE रेशो के हिसाब से वो चलता है। और डेट का इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे हैं। हाँ, अगर कंपनी को प्रॉफिट बहुत कम हो गया तो डेट के रेट गिर जाएंगे, क्योंकि इंसॉल्वेंसी का रिस्क आ जाएगा। लेकिन अगर कंपनी का प्रॉफिट 100 गुना हो गया तो उससे डेट के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेट उतने का ही रहेगा। हाँ, तो इक्विटी शेयर के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। अगर मान लीजिए कंपनी के को लॉस हो गया और कंपनी की सारी एसेट बिक गई, सारी एसेट बिकने के बाद कंपनी के पास आए 300 रुपए, तो 300 रुपए में सबसे पहले पेमेंट किसे होगी? सबसे पहले पेमेंट होगी सिक्योर्ड, सबसे पहले होती है पेमेंट सिक्योर्ड लाइबिलिटी। सिक्योर्ड लाइबिलिटी थी ये 50 रुपए, तो ये पे हो जाएंगे। उसके बाद होती है अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी। अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी मतलब जिसके बदले कोई गारंटी ना दी गई, यानी क्रेडिटर। सिक्योर्ड लाइबिलिटी में डेट भी आता है, डेट भी सिक्योर्ड ही होते हैं।
तो सबसे पहले किसकी पेमेंट होगी? एक तो इसकी और एक इसकी सिक्योर्ड है, तो 300 में से 150 तो जाएंगे सिक्योर्ड, बचे 150। फिर दूसरे नंबर पे होगी इसकी क्रेडिटर की, 50 रुपए चले जाएंगे, बचे 100। अब इक्विटी शेयर होल्डर के पास 100 रुपए ये थे, और ये 50 रुपए जो रिजर्व सरप्लस होता है ये भी इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है। यानी इक्विटी शेयर होल्डर को 150 रुपए लेने बन रहे थे, लेकिन जब कंपनी के पास है ही 100 रुपए, तो ये मिल जाएंगे इन दोनों को मिला के 100 रुपए। दूसरा एग्जाम्पल, कंपनी ने अपनी सारी एसेट बेची और 200 रुपए आए, तो 200 में से 150 रुपए तो वो दे देगा डेट को, सिक्योर्ड को बचे 50 रुपए दे देगा वो अनसिक्योर्ड को, बचा कुछ नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हाईएस्ट रिस्क किसका हुआ? इक्विटी शेयर होल्डर का। अगर पैसा बचेगा तो मिलेगा, लेकिन जितना भी बचेगा सारा उसी को मिलेगा। मान लीजिए 1000 रुपए मिले सारे एसेट बेच के, तो डेट को कितना मिलेगा? 150 एक को मिल जाएगा, 50 एक को, बचे कितने? 800। और ये 800 किसे मिल जाएंगे? सारे के सारे इक्विटी शेयर होल्डर को। यहां तक कोई किसी की क्वेरी? लिक्विडेशन के केस में इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट सबसे लास्ट में होती है, अगर कुछ बचेगा तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। किसी की कोई क्वेरी? अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सर? आगे बढ़ते हैं। शेयर दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। अब इसके बारे में बात करते हैं। शेयर दो तरह के, एक इक्विटी शेयर होल्डर, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दोनों के बीच में डिफरेंस है बहुत बड़ा, वो क्या है उसे बाद में बताऊंगा। पहले इक्विटी शेयर होल्डर समझ लेते हैं क्या होता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर समझाएंगे क्या है, और फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझाएंगे। पढ़ते हैं। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर मतलब वही शेयर जो भी आपको समझाया, जिसकी पेमेंट सबसे लास्ट में होती है, वोटिंग राइट इसके पास पूरा होता है, सारे काम इससे पूछ के किए जाएंगे और डिविडेंड मिलता है ऐसे। अब ये इक्विटी शेयर भी दो तरह के होते हैं, एक वोटिंग शेयर, एक नॉन वोटिंग शेयर। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए समझ लीजिए, थ्योरेटिकल है ये। अब इक्विटी शेयर बस एक ही तरह के यूज होते हैं, बस वोटिंग वाले। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो आपको वोटिंग राइट मिलेगा। चलिए, सम इक्विटी शेयर कैरीज वोटिंग राइट। कह रहा है इक्विटी शेयर वैसे एक वोटिंग राइट वाला होता है, वाइल अदर डू नॉट। ऐसा भी हो सकता है नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर। ऐसे शेयर अगर कंपनी ने इशू करे तो थोड़े कम प्राइस पे काम करेंगे। जैसे 2-3 कंपनियों ने कर रखे हैं, अब कोई करता नहीं है। जैसे टाटा मोटर ने कर रखा है, अगर आपको पता हो तो टाटा मोटर ने एक शेयर इशू कर रखा है, उसका नाम है टाटा मोटर डीवीआर। और आपने ये भी देखा होगा, है दोनों सेम शेयर, लेकिन टाटा मोटर डीवीआर टाटा मोटर से 40% डिस्काउंट पे चलता है, क्योंकि उससे पूछ के कोई काम नहीं किया जाएगा, इसलिए उसको वैल्यूएशन भी कम मिलती है। उसके पास वोटिंग राइट नहीं है, वोटिंग राइट नहीं है। उस शेयर का नाम है टाटा मोटर डीवीआर। 1-2 कंपनियों ने और ऐसे शेयर इशू कर रखे हैं जिसमें डीवीआर लगा हुआ है। तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर है वो, उनके अंदर वोटिंग राइट नहीं है, इसीलिए उनकी वैल्यू, दोनों ट्रेड होते हैं। आप टाटा मोटर भी खरीद सकते हो, टाटा मोटर डीवीआर भी खरीद सकते हो, लेकिन जो टाटा मोटर डीवीआर है वो कम रेट में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये होते हैं नॉन वोटिंग शेयर। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको इसका। अगला नाम है बोनस शेयर। बोनस शेयर आपको पता है, जो शेयर फ्री में दिया जाए, फ्री शेयर इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। में इंपॉर्टेंट बात ये है, ये फ्री में हर किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ उसी को मिलेगा जिसने कंपनी में पहले से शेयर खरीद रखे हैं। मान लीजिए कंपनी में आपने 2 शेयर खरीद रखे थे, कंपनी ने कहा जिसने 2 शेयर खरीदे उसे 1 शेयर फ्री मिलेगा, तो 2 वाले को 1 शेयर और मिल जाएगा। उसके पास कितने हो जाएंगे? 3 शेयर हो जाएंगे। चलिए, अब एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से। आज स्टूडेंट बड़े कम हैं, लेकिन उन कम वालों से ही पूछ लेते हैं। सिर्फ हैंड रेज करेंगे, जिससे आंसर पूछा जाएगा वही बताएगा। अगर कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो क्या कंपनी की कैपिटल बढ़ जाती है? हैंड रेज करना है सिर्फ। देव पुरकास्था जी बताइए, देव जी बताइए। नहीं होता सर, कैपिटल सेम रहता है। कैपिटल नहीं बढ़ती है। अच्छा जी। इसके बाद शिव सुंदर जी, सुंदर जी बताइए। अच्छा, आप ही हैं? अच्छा, और बंदों से पूछते हैं, रुकिए। एक हैंड रेज का है। रस्तोगी जी आप बताइए। सर कैपिटल तो वही रहेगा, क्योंकि वो डिवाइड हो जाता है, उसी प्राइस में डिवाइड हो जाता है। 900 का है तो 300 का हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी, वो बीच में रह गई थी। सैयद जी से उसका आंसर पूछेंगे, पहले वो कंप्लीट करेंगे।
तो मैं कहानी कब बता रहा था कि मैं बहुत ज्यादा टॉपर स्टूडेंट नहीं था अपने टाइम पे, और आप ही लोगों जैसा बेवकूफ सा ही था, कुछ समझ में नहीं आता था। फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। पढ़ना शुरू करने के बाद बस मेरे को ना मेरे एक टीचर ने एक बात बताई थी, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, एनालाइज करना है, ध्यान से समझना है, समझने के बाद सही आंसर देना है, और कोशिश करनी है कि जैसा लोग सोच रहे हैं वैसा आप ना सोचें, अपने लोगों से कुछ ज्यादा सोचना है। तो यही गलती आपने दोबारा कर दी रस्तोगी जी। मैंने कहा कंपनी ने अगर बोनस शेयर इशू करा तो क्या कंपनी की कैपिटल बढ़ती है, और आपने आंसर दिया नहीं सर, अगर मेरे को बोनस मिलेगा तो मुझे कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि रेट उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। मैंने आपके बारे में क्वेश्चन पूछा ही नहीं था। मैंने देखो कंपनी की कैपिटल बढ़ती है या नहीं बढ़ती, ये आंसर अभी डिफरेंट पार्ट है, ये तो नहीं बताया आपने। आपने आंसर ही अलग क्वेश्चन का दिया है, और आपका आंसर बिल्कुल ठीक है जो आपने दिया, लेकिन क्वेश्चन मेरा ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन था कि जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो जो कंपनी की शेयर कैपिटल है क्या वो बढ़ जाती है? आपने आंसर उसका देना है। तो ये वाला आंसर अब पूछिए, बताएंगे सैयद जी, सैयद असगर जी बताइए। हाँ जी, नहीं बढ़ेगा, वही तो रहेगा। कंपनी की कैपिटल नहीं बढ़ेगा आप कह रहे हैं सर? हाँ, चलिए आंसर दीजिए रामू जी। सर क्या होगा ना कि जैसे कंपनी के पास प्रॉफिट है तो अब दो तरीके हैं, या तो वो डिविडेंड में दे दे, लेकिन कंपनी चाहती है कि डिविडेंड नहीं देना है, वो प्रॉफिट को अपन आगे कहीं यूज कर लेंगे। हो सकता है अपन कर्जा पटा दें या आगे री इन्वेस्ट करके और कंपनी ग्रोथ बढ़ा दें। तो इस केस में उन्हें इन्वेस्टर को खुश करना है जिससे वो बने रहे, तो उनको वो शेयर डाइल्यूट करके ऐसे बोनस दे देते हैं। जैसे मान लो व्हाट इज योर आंसर, कैपिटल बढ़ेगी कि नहीं? कैपिटल बढ़ेगी सर। सही आंसर यही है, कैपिटल बढ़ेगी। तो जितने भी बंदों ने अभी तक आंसर दिया सबके आंसर गलत थे, और ये पेपर में आता है क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी के पास कैपिटल थी, कंपनी के पास 100 रुपए की कैपिटल थी, और रिजर्व एंड सरप्लस थे 50 रुपए के। इधर बहुत सारी एसेट थी, वो भी लिखी हुई थी। अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ। कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके होते हैं, या तो वो कैश में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, उसे बोलते हैं डिविडेंड। और जब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो एंट्री बनती है पीएल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी इसे डिविडेंड भी लिख सकते हो। डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश में क्या होता है, डिविडेंड हमारा खर्चा हो गया, मान लो 20 रुपए का डिविडेंड दिया तो 20 रुपए डेबिट, और 20 रुपए हमारे पास से कंपनी के पास से चले गए, तो इधर से रिजर्व सरप्लस 20 रुपए कम हो गया। इधर से जो कैश लिखा हुआ था 150 रुपए का, उसमें से 20 कम हो गए, 130 हो गया। यहां तक सबको क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? कंपनी ने 20 रुपए का डिविडेंड दिया तो प्रॉफिट में से कम होगा और कैश में से कम होगा। क्लियर? कोई क्वेरी हो तो हैंड रेस कीजिए। सैयद जी कोई क्वेरी है बोलिए। नहीं नहीं, वही कोई नहीं हुआ, आप नहीं हुआ है। रस्तोगी जी क्वेरी बोलिए। रस्तोगी जी कोई क्वेरी है क्या? नहीं है। सर इसको थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, जब कंपनी ने डिविडेंड दिया तो कंपनी ने खर्चा तो किया है, कंपनी के लिए तो खर्चा है ना, आपके लिए प्रॉफिट है। कंपनी के लिए खर्चा है, कंपनी ने पे किया आपको। जब डिविडेंड दिया तो वो फाइनेंस एक्टिविटी में लेस होता है, आपको पता है खर्चा है। कहां से? प्रॉफिट में से तो लेस होगा। तो वो बैलेंस शीट में जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है वो हमारे प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो जो भी कंपनी का प्रॉफिट है वो 20 रुपए से कम हो गया, 20 रुपीज, 20 करोड़ का कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया तो 20 करोड़ आपके प्रॉफिट में से कम हो जाएगा। 20 करोड़ प्रॉफिट में से कम हो जाएगा, और कैश में से भी कम हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड कैसे दिया होगा? डिविडेंड कैसे दिया होगा? कैश में दिया होगा, आपके अकाउंट में आता है ना डिविडेंड। आप तो कंपनी के अकाउंट से गया भी तो होगा। तो जो कंपनी के पास कैश इन हैंड होता है वो कम हो जाएगा, और थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाएगा अगर हम कैश में डिविडेंड देंगे। अब डिविडेंड देने का दूसरा तरीका ये होता है कि हम शेयर से दे दें। हम डिविडेंड कैश में नहीं दे रहे, हम कह रहे भैया 2 शेयर तुम्हारे पास पहले से थे, ये लो 1 शेयर और पकड़ो। अब वो जो 1 शेयर और दिया है, 20 ही करोड़ के शेयर दिए, इस बार भी 40 करोड़ में 20 करोड़ के शेयर दे दिए, तो वो 20 करोड़ से क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा और आपकी बढ़ जाएगी। अब इसे समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने शेयर इशू कर दिए अब की बार तो एंट्री बनेगी, अब की बार जो आपकी कैपिटल थी जो 100 थी वो 20 ऐड हो जाएगी,
और जो प्रॉफिट था रिजर्व एंड सरप्लस 50, वो 20 लेस होकर 30 रह जाएगा, बैलेंस शीट 150 ही रहेगी। और कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैश पहले भी 150 था, अब भी 150 है, कैश तो गया ही नहीं इस केस में। तो जब हम कैश में डिविडेंड दे रहे थे तो वहां पर कैश कम हो रहा था और प्रॉफिट कम हो रहा था, और जब हम शेयर में डिविडेंड दे रहे थे तो वहां प्रॉफिट तो कम होएगा ही होएगा, लेकिन कैश कम होने की जगह पर कैपिटल बढ़ जाएगी। तो जब हम बोनस शेयर इशू करते हैं उससे कंपनी की कैपिटल बढ़ती है। पहले 100 शेयर थे, अब 20 और इशू हो गए, 120 हो गए, तो कंपनी की कैपिटल बढ़ी ना। जब हम बोनस देते हैं तो कंपनी की कैपिटल बढ़ती है। क्लियर? हाँ सर। सबको क्लियर? और मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगा सर इसमें? मार्केट की बात अभी करेंगे, पहले कंपनी की तरफ से सबको क्लियर? हाँ सर। 100 शेयर थे, अब उसने 20 और दे दिया आपको, तो उसके कंपनी के तो 120 शेयर हो गए ना। तो कंपनी की कैपिटल बढ़ती है, प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट में से तो दिए 20 शेयर फ्री में दिए हैं, तो कहीं से तो लेंगे, तो अपने जो पहले का बचा हुआ प्रॉफिट था वो कम हो जाता है। सर लायबिलिटी साइड इंक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि वो शेयर लायबिलिटी तो सेम रहेगी। देखिए पहले लायबिलिटी साइड में था रिजर्व एंड सरप्लस भी, वो कम हुआ, उसकी जगह कैपिटल बढ़ गया। लायबिलिटी तो पहले भी 150 थी, अब भी 150 है। लायबिलिटी सेम रहेगी लेकिन शेयर कैपिटल बढ़ेगी। देखिए बहुत छोटे से ध्यान रखना पड़ता है। आपने बोला सर लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन लायबिलिटी सेम रहेगी। ये देखिए लायबिलिटी तो देखिए सेम रही। पहले कितनी थी? पहले 100 प्लस 50 150 थी, अभी 120 प्लस 30 150 है। लायबिलिटी तो सेम रहेगी। टोटल लायबिलिटी रिमेन सेम, टोटल कैपिटल विल इंक्रीज। बोनस शेयर देंगे तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है? अब अगला क्वेश्चन था जी, बोलिए। हाँ सर, वो बोनस शेयर अलॉटमेंट डेट के दूसरे दिन वो वन बोनस शेयर बोले तो 33% गिर जाता है ना। वो सर आपके हाथ में गिरता है ना, हम कंपनी की कैपिटल की बात कर रहे हैं। कंपनी पहले कितने शेयर थे? मान लीजिए 100 करोड़। हाँ, मैं समझ गया, वो तो है एग्जिस्टिंग। तो my question was the company's capital, what is the effect on company's capital? अब ऊपर पड़ेगा वो मैं बताता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा पेपर में वो कंपनी की पूछेगा, तो आपने बोलना है इट विल इंक्रीज। अच्छा, पेपर में कभी अपने मन में सोच लो तो गिर जाता है, तो नो इफेक्ट लिख कर आ जाओ, तो नंबर पे इफेक्ट आ जाएगा फिर आपके। तो वहां पर नो इफेक्ट लिख कर नहीं आना है, वहां पर लिख कर आना है द कैपिटल विल इंक्रीज। चलिए अब आप लोगों का क्वेश्चन है सर हमारे हाथ में क्या होता है? बिल्कुल सही बात है सर। पहले आपके पास एक शेयर था, वो 1000 रुपए का ट्रेड कर रहा था, कंपनी ने बोनस डिक्लेयर कर दिया। बोनस की जैसे ही वो डेट आएगी ना, रिकॉर्ड डेट, वो अगले दिन 500 का हो जाएगा। तो आपको तो कोई फायदा होता ही नहीं है बोनस लेने से। ऐसा हो सकता है भैया 1000 का था तो चलो 500 की जगह 510 हो जाएगा, वो 10 रुपए का फायदा हो जाएगा। वो इस वजह से कि डिविडेंड भी तो देना ही था कंपनी को, तो डिविडेंड वाली वैल्यू से ही बढ़ेगा बस वो। तो छोटा मोटा फायदा होता है। बोनस का शेयर इशू करने से आपके पैसे डबल नहीं हो जाते। और मैंने बहुत लोगों को देखा है, बोनस इशू करा है, मैं लूंगा मेरा पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है लेकिन, और बाद में उन्हें लगता है यार ये तो ऑपरेटर ने हमारे साथ गलत कर दिया। मैंने बहुत मेरे एक दोस्त है समर, उसे नॉलेज कम है और थोड़ा दिमाग का भी कमजोर है, जितनी मर्जी बार समझा दो अगली बार फिर भूल जाता है। अब एक कंपनी में बोनस हुआ, उसने बेचारे ने 5 लाख रुपए के खरीद लिए। अब उनने 15 दिन होल्ड किया, 15 दिन बाद बोनस मिला उसे। बोनस मिलने के बाद जब उसने बेचे शेयर तो उसे प्रॉफिट कुछ हुआ नहीं, जितने में खरीदे उतने में बिके। कह रहा यार ये कंपनी है ना, एंजल वाले ना फ्रॉड करते हैं, मैं एंजल में से अकाउंट बंद करूंगा, काइट में खोल लूंगा। ये एंजल वाले यार मेरे को प्रॉफिट ही नहीं देते हैं, मेरा पैसा डबल हो जाना चाहिए था, इन्होंने तो नहीं दिए वापिस मुझे। नहीं कुछ गड़बड़ है, मुझे इनका हिसाब समझ नहीं आता। उस बंदे ने सच में एंजल में से अकाउंट बंद करके काइट में खोल दिया, और काइट में भी फिर उसने बोनस शेयर जब इश्यू हुआ किसी कंपनी का वो भी ले लिए। कह रहा यार मेरी किस्मत ही खराब है, मैं जिस भी कंपनी में खोलता हूँ मेरे साथ ही फ्रॉड कर लेते हैं। अब उसे कौन समझा भैया, तेरी नॉलेज कम है। मेरी बात समझ में आई सबको? तो बोनस शेयर इशू होने से कोई बेनिफिट नहीं होता है आपको, क्योंकि जितना आपको बोनस मिलेगा उतनी ही उसकी वैल्यू कम हो जाएगी रिकॉर्ड डेट के बाद। तो अल्टीमेटली आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है। बस ये है कि जो पहले शेयर महंगा हुआ करता था अब वो थोड़ा सस्ता हो जाता है। 1-2% 5% का फायदा हो भी सकता है, वो डिपेंड करेगा उसकी डिमांड एंड सप्लाई पे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जब कंपनी बोनस इशू करती है तो कंपनी की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। और पेपर में ये क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है
और लगभग हर बार आ जाता है। तो ये आप अपने पास लिख लीजिए और उस पर इंपॉर्टेंट लिख दीजिए कि व्हेन द कंपनी इशू बोनस शेयर द टोटल कैपिटल विल इंक्रीज एंड प्रॉफिट विल डिक्रीज। टोटल प्रॉफिट डिक्रीज होता है क्योंकि ये बोनस जो है कंपनी के लिए खर्चा है, और ये खर्चा कहां से लेगी कंपनी? अपने प्रॉफिट में से, रिजर्व एंड सरप्लस में से। तो पेपर में रिजर्व एंड सरप्लस भी लिखा सकता है, प्रॉफिट भी लिखा सकता है। टोटल खर्चा है ये आपका, तो ये प्रॉफिट को डिक्रीज करता है। प्रॉफिट विल डिक्रीज एंड कैपिटल विल इंक्रीज। प्ले बिग बॉस। एलेक्सा स्टॉप जी। और एक क्वेश्चन आता है, अगर कंपनी ने डिविडेंड पे किया तो उससे कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी ने डिविडेंड दिया, उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा और इधर से कैश कम हो जाएगा। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कैश डिविडेंड है, इससे कैश पे इफेक्ट पड़ता है। कैश कम हो जाता है कंपनी का और प्रॉफिट भी कम हो जाता है। डिविडेंड चाहे बोनस शेयर दिया हो चाहे डिविडेंड, दोनों से प्रॉफिट कम होता है। बस जो कैश डिविडेंड होता है वो कैश कम कर देता है, और जो बोनस शेयर होता है वो एक कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। असगर जी, दोनों चीजें अच्छे समझ में आ गई? हाँ जी, समझ गए। और किसी को कोई क्वेरी इन दो चीजों में? सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है राइट शेयर। राइट शेयर क्या होता है? अगर किसी के पास मेरी कंपनी के 100 शेयर हैं तो मैं उसे 1 शेयर कम रेट पर दे दूंगा, या 100 शेयर है तो मैं उसे 10 शेयर कम रेट पर दूंगा। मतलब ये फ्री में नहीं दी जाते, कुछ कम रेट पे दी जाते हैं। तो बचे हुआ रेट आपके लिए एक तरह का डिविडेंड है। तो इसमें क्या होता है, अब देखो डिविडेंड देने के कंपनी के पास 3 तरीके हो गए। पहला तरीका क्या था? कंपनी ने 20 रुपए का डिविडेंड देना था, दे दो कैश में। तो पहला तरीका हो गया कैश में डिविडेंड दे दो। दूसरा तरीका, यार डिविडेंड तो देना चाहती हूँ लेकिन 20 रुपए नहीं देना चाहती, तो ठीक है बोनस शेयर इशू कर दो। बोनस शेयर के केस में आपकी जेब से कैश नहीं जाता लेकिन डिविडेंड हो जाता है एक तरह का। तीसरा तरीका क्या है कि मुझे पैसे भी नहीं देने हैं लेकिन मुझे उल्टा पैसे चाहिए, तो अब वो क्या करती है कंपनी? 100 वाला शेयर मैं 80 रुपए में दूंगी। तो ऐसा करने से कंपनी को 80 रुपए मिलेंगे लेकिन आपको शेयर 100 रुपए वाला मिलेगा, तो एक तरह से आपको 20 रुपए मिल गए। तो जब कंपनी को 20 रुपए का डिविडेंड भी देना और साथ में पैसे भी चाहिए हो तो वो राइट शेयर इशू करती है। राइट शेयर इशू क्या होता है? नए शेयर इशू प्लस डिविडेंड पेड का कॉम्बिनेशन। तो राइट शेयर हमेशा लेने चाहिए क्योंकि वो सस्ते में मिल रहे हैं आपको और बाद में उनका प्राइस उसके बराबर हो जाएगा जितने वो पहले वाला चल रहा है। तो ये राइट शेयर हमेशा खरीदना चाहिए, लेकिन राइट शेयर खरीदने के लिए पहले आपको कंपनी का ओरिजिनल शेयर खरीदना पड़ेगा क्योंकि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही मिलता है। तीनों तरह की चीज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलती है, बोनस शेयर भी, डिविडेंड भी और राइट शेयर भी। मिलेगा उसे जिसके पास पहले से शेयर होगा, लेकिन राइट शेयर के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। आपके पास पहले से शेयर था, है ना, रस्तोगी जी ने, उन्होंने किसने हमारे बीएससी के शेयर खरीद रखे हैं 500। अब मान लीजिए बीएससी राइट शेयर इशू कर दे, तो जो पैसे इतने लगा रखे हैं बेचारे वाली पहले से ही परेशान है जी, 5-6 लाख रुपए लगे हुए हैं मेरे एक ही चीज में, अब उन्हें 4 लाख और देने पड़ेंगे, तब जाके उन्हें राइट शेयर मिलेगा। अगर नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। तो राइट शेयर लेने के लिए आपको और पैसे देने पड़ते हैं। तो चाहे तो आपको अपनी ओरिजिनल शेयर होल्डिंग बेचनी पड़े, 500 शेयर है उसमें से 250 बेच दो और पैसों से राइट शेयर ले लो, लेकिन राइट शेयर जरूर लेना पड़ेगा। विजय रस्तोगी जी क्वेरी बोलिए। सर क्वेरी यह है कि राइट शेयर जो इश्यू होता है तो ये भी आपके पास कितने शेयर है उसके हिसाब से इश्यू होता है या कितने भी शेयर आप ले सकते हैं? कंपनी ऐसे बताती है जिसके पास मेरे 10 शेयर है मैं उसे 5 दे रही हूँ, मतलब 2 वाले पे अगर आपके पास 500 शेयर है तो आपको 250 आप सब्सक्राइब कर सकते हो। 250 का आपके पास ऑफर है, आप कम भी कर सकते हो और पूरे 250 भी कर सकते हो। 250 से ज्यादा नहीं कर पाओगे। जितने शेयर आपके पास है कंपनी उसका रेशियो बताती है, जैसे 2 पे 1 दे रही हूँ या 4 पे 1 दे रही हूँ या 10 पे 1 दे रही हूँ, और रेट भी बताती है इतने रेट पे दे रही हूँ। तो आपको उतने पैसे देके आप उतने अपना पहले वो दिखाओगे मेरे अकाउंट में इतने शेयर हैं पहले से, और फिर आप उन्हें सब्सक्राइब कर पाओगे। विनायक जी क्वेरी बोलिए। एफपीओ खरीदना चाहिए सर कि उसको स्टेटमेंट फंडामेंटल एनालिसिस चेक करके खरीदना चाहिए क्योंकि वो भी डिस्काउंट में मिलता है? नहीं, किसने कहा एफपीओ? देखो एफपीओ का मतलब होता है, एफपीओ तो अलग हो गया सर, अलग है। पहले इसकी फुल फॉर्म पूछ लो विनायक जी से। विनायक जी एफपीओ क्या होता है? मैं इसकी फुल फॉर्म बता चुका हूँ। हाँ सर, फ्यूचर पब्लिक ऑफरिंग होती है। कल ही पढ़ा, परसों वाली क्लास में पढ़ाया था क्या एफपीओ। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग सर? हाँ अब सही है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर मतलब किसी कंपनी ने पहले एक पब्लिक ऑफर कर लिया, पब्लिक ऑफर कर लिया जिसे हम आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली बार कर लिया, अब वो दूसरी बार शेयर बेचना चाह रही है,
तो एक तरह से प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहा है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग जब बेचता है तो वो कहता है मैं मार्केट रेट से 2-4-5% कम पे दूंगा, तो 2-4-5% कम पे दूंगा। अगर आपको वो कंपनी फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग लग रही है कि आप उसे मार्केट वाले रेट पे खरीदना चाहते हो, तो आप बेवकूफ थोड़ी हो मार्केट वाले रेट पे खरीदोगे। आप क्या करोगे, भैया मुझे खरीदने में बढ़िया लग रही है तो मैं इस वाले रेट पे नहीं खरीदूंगा, सस्ते वाले पे खरीद लूंगा। लेकिन अगर आपको फंडामेंटली वो लग रही हो कि मैं इस रेट पे खरीदना चाहता हूँ तो, लेकिन मान लो आपको लग रहा है इस कंपनी में दम ही नहीं है, इस रेट पे भी नहीं खरीदना मुझे, तो फिर। लेकिन जो राइट शेयर है उसमें क्या चीज है, कंपनी 100 रुपए पे ट्रेड कर रही है, अगर कंपनी 100 रुपए पे ट्रेड कर रही है तो करती रहेगी। अब आपको वो शेयर 90 पे मिल रहा है, तो खरीदिए, 90 पे खरीदिए, 100 में बेच दीजिए, 10 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। जिस दिन राइट शेयर की रिकॉर्ड डेट आएगी वो 90 नहीं हो जाएगा, हाँ सर। वो 100 वाला 98 तो हो सकता है, 100 वाला 98 97 है, लेकिन 90 नहीं आएगा, क्योंकि जो राइट शेयर इशू है बहुत थोड़े से हुए। कंपनी के पास 1000 करोड़ शेयर थे, उसने उसमें 1 करोड़ शेयर और इशू कर दिए, तो 1% शेयर जो सस्ते में इशू, उससे कंपनी की टोटल वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको राइट शेयर जरूर लेना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस अमाउंट आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सचिन जी क्वेरी बोलिए। तो राइट शेयर खरीदना ऑप्शनल है ना, मतलब मैंडेटरी तो नहीं है ना। राइट शेयर टू बाय इज ऑप्शनल टू यू, बट इट इज प्रॉफिटेबल, तो यू मस्ट बाय दैट। आपको खरीदना जरूर चाहिए, वो आपको हमेशा बेनिफिट ही देगा। और किसी रस्तोगी जी आपकी क्वेरी बोलिए। सर एफपीओ और ये ओएफएस, तो ओएफएस में तो यही हुआ कि प्रमोटर्स अपनी वो भागीदारी बेचते हैं। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि जब प्रमोटर अपना किसी को ऑफर करता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को, कि भैया मैं 10% शेयर बेचना चाहता हूँ, आप ले लो, बल्क डील करता है वो, तो उसे बोलते हैं ओएफएस। ओएफएस आ गया। और एफपीओ होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एक तरह से पब्लिक को ऑफर करता है जब वो, कि भैया कोई भी ले लो, तो उसे मतलब होती दोनों सेम चीज है, लेकिन जो पब्लिक ऑफर होता है वो पूरी पब्लिक को होता है, जैसे आईपीओ आता है बिल्कुल वैसे होता है। और जो ओएफएस होता है ऑफर फॉर सेल, वो किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन को होता है, भैया आईसीआईसीआई वालों को बोल दिया भैया मेरे से 5% ले लो, या आप समझ रहे हो ना, किसी बैंक को बोल दिया, किसी स्पेसिफिक एक बंदे को ओएफएस, ऑफर फॉर। ठीक है सर। ये मैं पिछली से अडानी लेके आए थे ना सर 20,000 करोड़ का एफपीओ, जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जस्ट पहले। हाँ, अडानी का आ रहा था, पतंजलि का भी आया था सर, एक पतंजलि का भी आया था, अडानी का आ रहा था, फिर अडानी वालों ने कैंसिल कर दिया था हिंडनबर्ग के बाद, कोई खरीदने वो सर फुली सब्सक्राइब हो गया था, लेकिन फिर बाद में इन्होंने रिफंड कर दिया, विड्रॉ कर दिया। हालांकि रूल्स के हिसाब से वो फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका था, वो पीछे हट नहीं सकते थे। अडानी चाहता तो पैसे ले लेता उनसे, लेकिन ऐसा करने से उसकी साख पे फर्क पड़ता कि इसने देखो इसे फंसा दिया, एक दिन पहले ही तो पैसे दिए और अगले दिन ही बेचारे 10% रह गए, तो उससे फर्क पड़ा। लेकिन बाद में अडानी ने कहा उन्हें कि मेरे खरीद लो, 10% पे मिल रहे भी ले लो, और उन्होंने लिए भी होंगे, जब पूरी रेट पे खरीदने वाले थे 10% पे नहीं लिए होंगे, ले लिए होंगे। चलिए विनायक जी आपकी क्वेरी बोलिए। सर अभी राइट्स इश्यू के लिए कुछ गाइडलाइंस होते हैं कि हमारे मेरे पास 1 लाख का शेयर है, मैं 1 लाख ले सकता हूँ कि 50,000 तक ले सकता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा भी ले सकता हूँ, वैसे कुछ होगा। राइट शेयर के लिए जो आती है वो इस तरह से आती है कि अगर आपके पास कंपनी के 100 शेयर हैं तो हम आपको 40 शेयर राइट में दे रहे हैं, मतलब 40% शेयर दे रहे हैं, तो जितने आपके पास होंगे उसके 40% को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ज्यादा से। सो जनरली वो 1:1 लेस ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। हाँ, ज्यादा लेस ही रहेगा, ज्यादा कभी नहीं आया आज तक। ठीक है सर। कंपनी राइट शेयर आखिर इशू क्यों करती होगी सर? कंपनी को जब पैसे की जरूरत भी हो, साथ में कंपनी अपने शेयर होल्डर को कुछ बेनिफिट भी देना चाह रही हो, लेकिन वो कैश में नहीं देना चाह रही, तो वो राइट शेयर इशू कर देती है। भाई 10 वाली चीज 8 रुपए में दे, 2 रुपए का प्रॉफिट आपको करा दिया, और कंपनी को पैसे की जरूरत थी वो भी मिल गए। एक पंथ दो काज, शेयर होल्डर सोच रहा है मेरे ही फायदे का काम हुआ, असल में कंपनी का फायदा हो गया। तो इसे बोलते हैं राइट जरूर लेना चाहिए, हर कोई लेता ही लेता है। किसी के पास पैसे ना भी हो तो अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डरिंग बेच के ले लेता है, लेकिन लेता जरूर है। अब फिर सर इसमें ना कंपनी के खर्चे भी नहीं होते कि एफपी बुलाना है, या बुक बिल्डिंग इशू भी नहीं करना पड़ता, ऑफर फॉर मतलब एक प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं करना पड़ता, कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफिक शेयर होल्डर के लिए है भैया, अपने वालों के लिए है, और सब ले लेते हैं। और ले या ना ले उन्हें कुछ खर्चा अलग से नहीं करना, नहीं तो, और सेबी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, कुछ भी नहीं करना पड़ता, मतलब बहुत सारे खर्चे बच जाते हैं ये वाले तरीके से पैसे लेने से। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो बार बार राइट शेयर लाती ही रहती हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है किसी की है, 1 मिनट रुके।
किसकी थी क्वेरी, बोलिए दोबारा, हैंड रेज हुआ था किसी का भी। सर जब अनाउंस हो राइट शेयर का तब खरीद देना चाहिए क्या? पहले घर की भी सुन लो, राइट शेयर हो तो बिल्कुल खरीदना चाहिए, बिल्कुल खरीदना चाहिए, क्योंकि आपके प्रॉफिटेबल है। जी सूर्यवंशी जी, और कोई क्वेरी? नहीं, जब राइट इशू अनाउंसमेंट होने वाला हो तब अपन उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर खरीद के रख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब राइट शेयर इशू का अनाउंस हो तो आप उस कंपनी के शेयर खरीद के राइट इशू को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही अनाउंस हो उसी दिन ले लेना, क्योंकि अगले दिन तक तो रेट बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो रेट बढ़ने के बाद फिर ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन लेना चाहिए, ले सकते हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जी आगे बढ़ते हैं। लास्ट है अब इक्विटी शेयर का एक पार्ट होता है एक और, स्वेट। लिखा तो स्वीट जाता है, बोला स्वेट जाता है। स्वेट, स्वेट मतलब पसीना, स्वेट मतलब पसीना। और ये खून पसीने की कमाई कौन करता है? एम्प्लॉय। जब शेयर अपने एम्प्लॉय को फ्री में दिए जाएं तो उस वाले शेयर को बोलते हैं, मिठाई भी बोलते हैं उसे, स्वीट, और स्वेट पसीने की कमाई, स्वेट भी बोल सकते हो। तो उस शेयर का नाम होता है स्वेट इक्विटी शेयर। स्पेलिंग स्वीट है, SWEAT स्वीट, लेकिन पढ़ा स्वेट जाता है, स्वेट। स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू टू द एम्प्लॉय और डायरेक्टर एज अ रिवॉर्ड ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। आपने सुना भी होगा, कंपनी जो है ना बॉन्ड भरवा लेती है, तो बॉन्ड भी दे देती है और इक्विटी शेयर भी देती है। आपने सुना भी होगा ईसॉप, इसके आगे लिख लीजिए ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंपनी आपको ईसॉप देती है। ईसॉप मतलब इक्विटी शेयर फ्री में दे देती है कि भैया सैलरी से अलग आपको कंपनी के इक्विटी शेयर भी मिल रहे हैं, बेच के पैसे कमाओ। चाहे भी बेच दो चाहे रख लो। और ज्यादातर एम्प्लॉयज अपनी कंपनी के शेयर रखते हैं। जो बड़े एम्प्लॉय होते हैं, डायरेक्टर वगैरह, जिनकी सैलरी बढ़िया है, वो रखते हैं। और जो छोटे एम्प्लॉय होते हैं बेचारे, स्वीपर और क्या कहते हैं गार्ड, उनकी सैलरी इतनी कम होती है बेचारे, वो बेच देते हैं। जैसे ही मिलता है फट से बेच के, भैया मुझे इतने पैसे मिल गए, मजा आ गया। और जो बड़े एम्प्लॉय होते हैं वो हमेशा बचा के रखते हैं अपने शेयर। बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, सहारनपुर में ITC कंपनी है हमारे यहाँ, इंडियन टबैको कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। और यहाँ पर इतने सारे एम्प्लॉयज हैं जिनके पास इतने इतने शेयर हैं ITC के, क्या बताऊँ। चलिए जी, अपने पास से भी खरीद लेते हैं यहाँ के एम्प्लॉय, तो कहते हैं हम ITC में काम कर रहे हैं, हमें कुछ शेयर तो कंपनी ने दे दिए, कुछ हमने खरीद लिए। किसी के पास 50,000 शेयर ITC के, किसी के पास 2 लाख है। भाई साहब 400 रुपए का शेयर है, 2 लाख शेयर तुमने रखा, 68 करोड़ तो तुम्हारे यही हो गए। तुमने क्या काम करना, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बंदे बैठे हैं, अपने बच्चों को शेयर देके जा रहे, ले बेटे 4 लाख शेयर रख तू, और कह रहा है मैं भी अपने बच्चों को दूंगा। अच्छा, उसका डिविडेंड इतना आ जाता है। ITC ने मान लो 6 रुपए डिविडेंड दिया, 2 लाख शेयर है, तो 12 लाख तो डिविडेंड ही आ गया साल में, उसे जरूरत क्या है। बहुत बंदे हमारे यहाँ पर सहारनपुर में, इनके पास ITC के शेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। स्वेट इक्विटी शेयर भी सबको समझ में आ गया होगा जहां तक है। चलिए, तो इक्विटी शेयर टोटल 5 तरीके के हो गए। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, वोटिंग और नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर, बोनस शेयर, राइट शेयर और स्वेट इक्विटी शेयर। इनके फीचर्स आपको पता चल ही गए, एक बार रिवाइज करा देता हूं। वोटिंग राइट होता है कंपनी डिसीजन लेने के लिए, हाईयर रिस्क रहता है, क्योंकि अगर पैसे मिलेंगे तो सबसे लास्ट में आपको मिलेंगे, लेकिन रिटर्न भी सारा आपका, जितना प्रॉफिट होगा सब आपका। डिविडेंड डिपेंड्स ऑन कंपनी परफॉर्मेंस, कंपनी में प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। नो फिक्स डिविडेंड, ऐसा भी हो सकता है कि 20 साल तक कंपनी डिविडेंड दे ही ना, ऐसा भी हो सकता है कंपनी 20 साल तक डिविडेंड दे ही ना, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा। और डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट में से ही दे जाता है। यहां तक किसी को कोई क्वेरी हो तो बोलिए, वरना प्रेफरेंस शेयर बताएंगे। कोई क्वेरी नहीं है? सर ये कई लोग बोलते हैं कि विप्रो वगैरह का शेयर 30-40 साल पहले लिए होते तो 700-800 करोड़ रुपए बन जाते बोनस शेयर से, स्प्लिट से। चलो मैं आपको एक कंपनी बताता हूँ, इन्फोसिस। अगर आपने इन्फोसिस के IPO में, मेरे जानकार अंकल हैं, वो ITC में ही काम करते हैं, उनके पास ITC के भी कई लाख शेयर हैं। तो 1980s में उन्होंने कभी, जब इन्फोसिस का IPO आया, उस टाइम 10,000 रुपए में एक लॉट मिला था उन्हें, तो उन्होंने इन्फोसिस का IPO सब्सक्राइब किया, तो 10,000 रुपए का एक लॉट था उस टाइम पर। तो कह रहे मैंने 10,000 लगाए थे 1980 में। अभी क्या चल रहा है, 2025, 45 साल हो गए। कह रहे 45 साल में कई लाख रुपए तो मैंने डिविडेंड आ गया मेरे पास। 10,000 रुपए के बदले कई लाख रुपए तो डिविडेंड आ गया, और कई करोड़ के वो शेयर हो गए।
क्योंकि इतने बोनस शेयर मिल चुके हैं, इतने बोनस शेयर मिल चुके हैं, इतनी स्प्लिट हो चुकी है इन्फोसिस की उस दिन सब तक कि वो 10,000 के जो उन्हें कुछ ऐसे मिले थे, उन्हें कोई 200 कुछ शेयर का लॉट था उस टाइम पर जब आया था। 267 का बता रहे थे शायद, हम तो पैदा भी नहीं होते उस टाइम, मेरा तो 90 का वर्थ है, वो 1980 की बात बता रहे हैं अंकल जी। तो मतलब 2-3 अंकल जी हैं हमारे जिन्हें बहुत नॉलेज है, उनसे मैं सीखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो वो इन्फोसिस की कहानी सुना रहे थे कि हमने उस टाइम लिए थे, 10,000 रुपए देने में ना हमारी ऐसी हो गई थी, 10,000 मतलब बड़ी मुश्किल से दिए थे। लेकिन वो कहते हैं कई लाख रुपए तो डिविडेंड आ चुका है मेरे पास, और मतलब 2-3 करोड़ के हो गए वो शेयर, वो 10,000 वाले। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया कंपनी में पैसा लगाओगे ऐसा ही होएगा। उन्होंने आईटीसी, इन्फोसिस सब उन्होंने आईपीओ में लिया हुआ है, सब कुछ आईपीओ के रखे हुए उनके पास, उन्होंने बेचे ही नहीं है। जी रस्तोगी जी क्वेरी बोलिए। सर ये बताइए, जैसे आपने ये शेयर का बताया, आपने एग्जांपल दिया S80 में लिया, अगर कोई शेयर कभी लिया गया है और वो भूल गया, मतलब उसको पता नहीं चल रहा, फिर अचानक वो 25-30 साल बाद मिला, तो उसको तो पहले तो फिजिकल फॉर्मेट से उसको डिमेटेरियलाइज कराएंगे, लेकिन उसके बीच में अगर कंपनी ने, जैसे डिविडेंड वगैरह तो हर साल देती है कंपनी ने, अगर डिविडेंड वगैरह जो उसके दिए हैं, तो जब आपने 25-30 साल बाद अगर उसको कराया है, तो क्या वो सारा डिविडेंड मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा, क्योंकि 7 साल मेरा सर, मैंने सर एक शेयर लिया था 1994 में, आई थिंक टीना ओवरसीज के नाम से था। आज वो कंपनी का नाम भी चेंज हो गया है, टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हमें वो पिछले साल मिला 2024 जुलाई में। उस समय वो 10 रुपए का एक शेयर था, 100 शेयर लिए थे, और उस समय वो शेयर की वैल्यू चल रही थी 2100-2200 रुपए के आसपास में। हालांकि आज वो अभी 1300-1400 का चल रहा है। तो अभी वो डिमेटेरियलाइज के लिए हमने भेजा हुआ है, तो वो ऐसे वो बोनस कब कब इश्यू हुआ है, कैसे हुआ है, वो कैसे पता लगेगा सर? सब पता लग जाएगा, पहले उसे डिमेटेरियलाइज कराओ। जब डिमेटेरियलाइज कराओगे तो कंपनी आपको बताएगी इसके कितने के कितने बन गए। ओके, वो सब बता देगा, आपके रजिस्टर ऑफ उसमें सब लिखा रहता है कौन से साल में क्या हुआ, और उसी के से वो डिमेटेरियलाइज होगा। जितने भी शेयर बन चुके होंगे उतने बन जाएंगे, आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा। रूल अगर 7 साल तक का डिविडेंड तो आपको मिल जाएगा, उससे पीछे का डिविडेंड वो अनक्लेम में चला गया होगा, वो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। अगर थोड़ी सी कोशिश करोगे तो वो भी मिल जाएगा। सर ये कैसे डीमेटेरियलाइज होगा? मेरे पास भी रखा हुआ है सर कुछ शेयर्स, बहुत पुराने। आपका जो फिजिकल सर्टिफिकेट है, फिजिकल सर्टिफिकेट और डीमैट अकाउंट की डिटेल कंपनी को डाल दो, मेल पे डाल दो, कंपनी को कस्टमर केयर पे, और कंपनी सर ये आपका फिजिकल सर्टिफिकेट मेरे पास है, ये मेरे नाम पे, मान लीजिए दादाजी के नाम पर हो तो सर्टिफिकेट लगाओ। म्यूट कीजिए रस्तोगी जी। दादाजी की या किसी ऐसे बंदे के नाम पे जो नहीं रहा है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट लगाओ। तो कंपनी आपसे कुछ कागज रिमांड करेगी, वो पेपर आप उसे दे दोगे तो कंपनी आपके नाम पर उसको डीमेटेरियलाइज कर देगी, और आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा, और आपको जो है उसकी वो डीमेटेरियलाइज अकाउंट में आ जाएगा, फिर आप उसे बेच भी पाओगे। मैंने सर वो किया है इसका। एक्चुअली आप कंपनी की साइट पे उसका हेल्पलाइन नंबर निकाल के जाइए, और वहां से उनका आरटीआई ले लीजिए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। आरटीए होते हैं, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी होती है। हाँ, वो उनसे फिर उनका नंबर मिल जाएगा, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, उनको मेल वगैरह कर दीजिए, और फिर वो ये काम करते हैं। जिस भी कंपनी के शेयर आपके पास है उस कंपनी को कांटेक्ट कीजिए, वो अपना आरटीए का नंबर दे देगी, फिर उस आरटीए को आपको मेल करना है, बस कुछ नहीं, अपना शेयर सर्टिफिकेट मेल करना है, वो मैच करेगा रिकॉर्ड से। अपने रिकॉर्ड में अगर शेयर सर्टिफिकेट सेम है तो वो आपके नाम पे ट्रांसफर कर देगा। उल्टा वो आपको ढूंढ रहा है इतने सालों से, आप मिल गए, उसका तो काम कम हो रहा है ना, उसे संभाल के रखना पड़ रहा है सारा रिकॉर्ड। बताओ, फिजिकल वाला भी संभाल के रखा होगा उसने, तो वो सब मैच करेगा। मैच करने का अगर सेम निकल गया तो जिसके नाम पे होगा उसके नाम पे ही वो डीमैट में ट्रांसफर कर देगा। अपना डीमैट अकाउंट नंबर भी देना पड़ेगा, ISIN नंबर भी लिखा होगा उसके ऊपर, फिर सब देना पड़ेगा। अगर वो बंदा जिंदा नहीं है जिसके नाम पर शेयर है तो डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, तो जो बंदा उसका लीगल हायर होगा उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हो जाता है। मैंने पिछली बार भी जब भी मैं इसी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ तो कोई ना कोई ऐसा निकल जाता है जिसके बाद पुराने शेयर मिले और फिर मैं उसे बता देता हूँ। जी विनायक जी, आपकी कोई क्वेरी है? सर क्वेरी नहीं है, वो 2 एग्जांपल जो बोल रहे थे फ्रेंड्स अभी, इन्फोसिस का कुछ लगभग 10,000 रुपए जो भी इन्वेस्टमेंट आईपीओ पे हुआ था वो लगभग अभी
30 करोड़ हुआ होगा उसका वैल्यू, और जो भी विप्रो में डाले हुए तो अभी लगभग 600 करोड़ हुआ वो 1970s में जो भी आईपीओ के टाइम। देखिए जो 90s में जो आईपीओ आए ना उस टाइम पर पीई रेशो बड़े कम हुआ करते थे। अब लोग 4 और 5 के पीई पे कंपनी आई है उस टाइम पर, मतलब गजब टाइम था उस टाइम पर। हमारे फादर ने काश 1-2 शेयर ले लिए होते तो हमारे पास भी मोटा पैसा होता है ना। तो उस टाइम पर तो आपने आंख बंद करके जिस भी कंपनी में पैसा डाला है ना वो मल्टी वगैरह बनी ही है, क्योंकि 90s में लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था व्हाट इज अ शेयर, शेयर क्या है। पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे उस टाइम पर, जो पढ़े लिखे होते थे उन्हें भी शेयर के बारे में नहीं पता होता था। तो उस टाइम पर तो जिस बंदे ने आंख बंद करके डाल दिए ना पैसे, जो ज्यादा ही पढ़ा लिखा था वही डालता था, या किसी बड़ी कंपनी में ही काम कर रहा है तो वो अपनी कंपनी में तो पैसा डाल ही देता था, उसे किसी और पे विश्वास होना अपनी कंपनी पे तो था ही ना। जैसे आईटीसी वाले अंकल ने आईटीसी में डाल दिया है ना, या फिर कोई पढ़ा लिखा कंपनी के सीए ने बोल दिया अरे इन्फोसिस का आईपीओ खरीद लो। तो लोग जो सट्टेबाज किस्म के हुआ करते थे जिनकी सैलरी है उस टाइम पर भी 50-50 हजार सैलरी होती थी, तो कहते थे चल 10 हजार लुट भी जाएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सट्टेबाजी के चक्कर में डाल दिया और वो अरबों बन गए। तो भैया उस टाइम पर तो जिसने पैसा डाला ना बढ़िया ही था। उस टाइम 2 और 3 के ट्रेड, 2 और 3 के मल्टीपल पे कंपनी काम करती थी, लोगों के पास पैसा होता नहीं था तो भैया कौन क्या, और फिजिकल ट्रेडिंग हुआ करती थी उस टाइम पर है ना। ये डीमेट तो बहुत बाद में हुआ है ना, तो उस टाइम पर जिसने पैसा डाला है देखो उसके, और जो उस टाइम तक बचा के रखा उसने, तो भैया देखो अगर आप अपने लिए, दुनिया है ये, अगर आप लालच करोगे प्रॉफिट कभी नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे कि भैया मुझे किसी का भी प्रॉफिट करना है तो फिर वो काम बढ़िया चलेगा। अगर आप सोचोगे यार मैं काम इसलिए कर रहा हूँ कल को मैं इसे बेच के मैं घूमने जाऊंगा तो वहां प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आप सोचोगे ये वाला काम करूंगा इसे दान कर दूंगा पैसे को, वहां प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप अपने लिए जोड़ोगे पैसा नहीं जुड़ेगा, लेकिन अपने पोतों के लिए जोड़ोगे कि मैं नहीं लूंगा इस पैसे को, मेरे मरने का मेरे पोतों के ही काम आएगा, तो देखना खरबो खरब हो जाएंगे। जी कुशल जी आपकी क्वेरी बोलिए। क्वेरी नहीं सर, ये विप्रो के बारे में बता रहे हैं कि विप्रो जो है अमरनेर की है महाराष्ट्र में। अजीम प्रेम जी महाराष्ट्र के अमरनेर में रहते थे, तो उन्होंने जब कंपनी चालू करी तो आईपीओ के टाइम पे सर वो पान वाले के यहाँ, लोहार के यहाँ, सबके यहाँ हाथ जोड़ जोड़ के गए थे कि हमारी कंपनी के शेयर ले लो आपको नुकसान नहीं होगा। और अभी भी ऐसे इतने लोग हैं जिनके पास वो शेयर्स पड़े और करोड़ों में डिविडेंड आता। इन्फोसिस की कहानी बताऊंगा, चलो रोज की एक कहानी में बताता ही हूँ, तो आज यहीं पर खत्म करेंगे। एक बताएंगे प्रेफरेंस नहीं बताएंगे आज। हाँ जी सर जी आज से मान लीजिए 20 साल 25 साल के हिसाब से खरीदना चाहें हाँ। तो जो लार्ज कैप है अपने वाले उनको खरीद के रख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए अगर आपको टाटा है, रिलायंस है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब अगर आपने 20-25 साल के लिए खरीदना है तो पहले ये सब नहीं था, अभी तो आपके पास म्यूचुअल फंड है। अगर आपको 25 साल के लिए खरीदना है तो आप अपना दिमाग क्यों लगाना चाहते हो, म्यूचुअल फंड क्यों नहीं? पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे है ना, और वो अपना दिमाग से आपका पैसा मैनेज करेंगे, मार्केट से ज्यादा रिटर्न निकाल कर देते हैं हर बार। आप अपना दिमाग इस चीज में लगाओ, कौन से म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा, कौन से में फंड परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है। और अगर नहीं समझ में आता है तो HDFC का एसेट एलोकेटर, वो मल्टी एसेट FOF है, फंड ऑफ फंड, उसमें लगाइए, बहुत बढ़िया है, मैंने भी उसमें लगा रखा है। अब मैं तो SIF में लगा रहा हूँ सर। लगा लीजिए, वो तो आपकी अपनी चॉइस है ना, जो आप दिमाग लगाइए मुझे लगाना कहाँ है। डायरेक्टली ना लगा के, क्योंकि कैपिटल कम है, या तो आपकी कैपिटल हो ज्यादा तो फिर डायरेक्ट लगाइए, फिर म्यूचुअल फंड को क्यों देना पैसा। 5 लाख 7 लाख 10 लाख की कैपिटल में डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाओगे आप, क्या थोड़ी खरीदोगे। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में लगाना ज्यादा बेनिफिशियल है। और फिर आप लोग एक्टिवली मैनेज भी नहीं करते हो, आप क्या करते हो जिसमें प्रॉफिट है वो बुक कर ले, जिसमें लॉस है वो पड़ा है 20 साल तक, अब मैं से लॉन्ग टर्म रखूंगा। तो ये तो आपको लगाना चाहिए म्यूचुअल फंड की। होता है सर ऐसा बिल्कुल। ठीक है सर, समझ गया सर। कुशल जी सर HDFC का आपने बताया फंड ऑफ फंड वो, लेकिन उसमें सर इंटरेस्ट तो वो 7% ही दिख रहा, 7-6-7%। आप कह रहे थे कि 12% उसका आराम से 12% वो देता है। कौन से वाले में? सर ये HDFC फंड ऑफ फंड का जो आप बता रहे, उस दिन भी आप कह रहे थे तो बीच में कोई बोल रहा था कि नहीं ये तो 7% ही दिखा रहा है, 7-6। मैंने आपको बताया है HDFC मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड। ये जो मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड है इसमें गोल्ड भी है, डेट भी है और इक्विटी भी है। ये 15% नहीं देगा, ये तो बैलेंस फंड की तरह है, ये दे देगा आपको 10 से 12%, 12% तक दे देगा। ठीक है,
हो सकता है कि, और 8% तो नहीं दे रहा है, ये तो बहुत बढ़िया रिटर्न दिए। गोल्ड है इसके अंदर, गोल्ड देखो कैसे भागा है, तो बहुत बढ़िया रिटर्न आई है। शायद गलत चेक कर रहे हो आप, या हो सकता है आपने शॉर्ट टर्म वाला देख लिया 2-3 महीने का। तो लेकिन इसमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस आई है, क्योंकि मैंने कई सारे क्लाइंट्स को दे रखा है, सबकी परफॉर्मेंस बढ़िया ही आई है। 10 से 12% तक की रिटर्न आ रही है, 15 भी आ रही है इसके अंदर भी। ठीक है, और मैंने लगाए हुए हैं अपने पास, मैंने HDFC टॉप 200 लगाया हुआ है, उसके अंदर 20% की रिटर्न आई है मेरे पास। और एक मैंने ICICI का ब्लू चिप लगाया हुआ है, उसमें भी मेरे पास 20% आई है। ये मैंने अपने लगाए हुए हैं, बहुत पुराने लगाए हुए हैं, अब मैं हटाने की सोच रहा हूँ बल्कि। तो इसमें मैंने लगाए हुए हैं, 2-3 साल पहले लगाए थे, 3 साल में मुझे 20% का एवरेज आ रहा है। सिप लगाई हुई है मैंने इनके अंदर, और लमसम भी लगाया हुआ है। तो ये चेक करके ले लीजिएगा, जो सा भी आपको ठीक लगे। इन्फोसिस की कंपनी बताएंगे। पहले कुशल जी आपकी क्वेरी बोलिए। क्वेरी कुछ नहीं है सर, क्वेरी नहीं हो गई मेरी। विनायक जी। सर सोना तो अभी दिवाली तक और बढ़ने के चांस है ना? पता नहीं भैया, हम तो चाहते नहीं बढ़े भैया। 2 बेटियां हैं मेरी, उनके लिए सोना खरीद के रखा मैंने, ये वाली बढ़ गया। और तो और, जब 30,000 से सोना 50,000 हुआ था 2 साल पहले, तो मेरे घर में एक बहुत मोटी चेन थी, लगभग थी वो 5 तोले की, 50 ग्राम की, मैंने बेच दी। मैंने कहा 30 से 50 हो गया है, वो कहा, और मुझे पैसे की जरूरत थी उस टाइम पर। मैंने अपना सोलर का काम शुरू करना था और एक काम में पैसे लगने थे, मैंने वो बेच दी। बताओ 2 साल में 1 लाख हो गया। तो यार मैं तो चाहता हूँ सोलर में भी सर तो सोलर प्रॉफिट के होगा काम ना से तो आपको हर महीना 1-1 लाख 5-5 लाख मिला है ना, तो वो तो बढ़िया है सर। काय करो है उसके बारे में। तो भैया 1 लाख रुपए का सोना हो गया, 1,15,000 का, इतना महंगा। और मैं सोच रहा हूँ मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो कहीं 20 लाख हो गया तो फिर कैसे दूंगा। जी विनायक, सैलरी भी तब तक उतनी हो जाएगी सर, क्या हो जाएगी? जब तक इनकम भी उतनी हो जाएगी। अरे इनकम कहाँ, बिजनेसमैन की इनकम। अब हमने मान लो यार, गोल्ड अगर उस टाइम पर 20 लाख हो गया, मैं अपने बच्चों की शादी के लिए सोच के बैठा हूँ, मैं 50 लाख रुपए इकट्ठे करके बैठा हूँ बस। मतलब मैंने अपनी बेटी की शादी 50 लाख का, एक बेटी के लिए 50 लाख तो काफी है, लेकिन अगर गोल्ड ही 50 लाख होगा फिर कहाँ से काफी है? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इनकम इनकम कहाँ हो जाएगी सर? 2004-5 में सोना 4,000 में था, बताओ। आज वो सोना 1,15,000 में 20 साल में। हाँ, 1,15,000 हो गया तो 4,000 क्या आपकी इनकम 25 गुना हो गई? आपकी 25-30 गुना थोड़ी हुई। सर सोने का ऑन एन एवरेज CAGR 12-13-14% तक है। भले वो अभी दे दे रहा है 40-50% साल में, लेकिन वो ले देके 12-13 को ही मेंटेन करेगा। बस ये वाली बात को रिकॉर्ड करके याद कर लो कि 10 साल में जब आप चेक करोगे, सोने का CAGR 8% से 12 के बीच में रहता है, और मोस्ट प्रोबेबली 8% रहता है, क्योंकि सोने का जो रूल है वो ये है कि जितनी इन्फ्लेशन उतने का ही रिटर्न देगा वो। इन्फ्लेशन हमारी 7 से 8% है, तो सोने को 7 से 8% साल ही बढ़ना चाहिए, लेकिन वो बढ़ गया डबल 2 साल में। तो इसका मतलब ये आने वाले सालों में गिरेगा भी, या फिर इसी रेट पे रहेगा, बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, ये साइडवेज हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली 10 साल में आपका रिटर्न 8 से 10% ही आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं गोल्ड और सिल्वर से दूर रहिए, ये कभी भी बेवफा बन जाएगी। जी जी, क्वेरी बोलिए। सर हमारी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट 7 to 8% है। हाँ, 7 to 8%। और कोई भी इसमें हम चाहे म्यूचुअल फंड हो गए या कुछ भी हो गया, अगर म्यूचुअल फंड की हम बात करते हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट मतलब एनुअल CAGR अराउंड जो है वो 14% 12% के आसपास है, तो एक्चुअली मनी की गेन जो है सर वो तो 6% ही हुआ है ना। 8% तो अपना तो इन्फ्लेशन को मीट करने में चला गया, और प्लस 1-1.5% तो वो कैपिटल गेन में भी चला गया सर। बिल्कुल। तो इफेक्टिवली जो है, अगर हम बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर 14% मिल रहा है तो कायदे से 5% ही मिलता है सर। 5% बहुत ज्यादा होता है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन बीट करने के बाद आपको 5% मिल रहा है तो ये बहुत ज्यादा है। और कंट्रीज में इन्फ्लेशन बीट करने के बाद आधा और 1% मिलता है। हम डेवलप ये समझना चाह रहा ये छोटी कंट्रीज जो है ना, इनमें तो मार्जिन बहुत बढ़िया है। आप चाइना जाओ, इंडिया जाओ, पाकिस्तान जाओ, भूटान जाओ, ये छोटी छोटी कंट्रीज में पैसा लगाओगे तो आपको इंटरेस्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। अमेरिका का इंटरेस्ट रेट पता है क्या है इस टाइम पर? 2 से 2.5%। 2 से 2.5% है। जापान का पता है?
माइनस था सर, अभी पहली बार बढ़ा है। था, अभी जीरो हुआ है। जापान का माइनस में था, माइनस में मतलब अगर आप अपने पास पैसे रखोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, और बैंक में रखोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, लेना नहीं है, देना है। मतलब जापान में आप अमीर हो तो भी दिक्कत ही है आपको, क्योंकि आपको अगर अपने घर में रखोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, वो ज्यादा है, और अगर बैंक में रखोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो थोड़ा कम है, लेकिन देना ही पड़ेगा, मिलेगा कुछ नहीं। सर इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? किसमें? तो जैसे यूएसए का या और कंट्री में, जैसे वो हमारे यहाँ करते हैं। हाँ, उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? यूएसए का अकाउंट खोलना पड़ेगा। कुछ कंपनियां हैं यहाँ पर भी जो आपको फॉरेन का डीमेट अकाउंट खुलवा देती हैं। तो फॉरेन डीमेट अकाउंट खोल के बस रात को 12 बजे शुरू हो जाओ, अमेरिका की मार्केट चलेगी, एप्पल खरीद दो, है ना, इनवीडिया खरीद दो, सब खरीद दो जो मन में है, अमेजोन खरीद लो। सर एक फ्रैंकलिन करके भी है ना, जो यूएस में नेस्डैक में लगाते हैं म्यूचुअल फंड। हाँ, सारे हैं, बहुत म्यूचुअल फंड में तो सब में है, आईसीआईसीआई में भी, एचडीएफसी में भी। अगर आपको किसी मतलब फॉरेन कंट्री का म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, फॉरेन कंट्रीज की कंपनी में पैसा लगाना है, तो ओवरसीज के नाम से बहुत सारे फंड हैं। कि जिसकी नॉलेज ही ना हो उस वाली गली में क्यों जाना? हमें क्या पता भाई वहां की कंपनी कैसा काम कर रही है, जबरदस्ती बस मेरे को भी भैया अमेरिका में खरीदना है, अपने मन को समझाने वाली बात है। अपने घर में 15% मिल रहा है तो वही बहुत है सर। अपने घर का 15% ले लो यार, वहां 15 आएगा भी नहीं कभी। हाँ, तो अपने में तो वो लोग यहाँ से पैसा ले जाते हैं तुम्हारा। हाँ, विनायक जी कोई क्वेरी? सर अभी एक स्टेटमेंट आया था, वो जनरली में मैं सुना भी हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म में जो एक्टिव फंड्स रहते हैं कोई बेंचमार्क को बीट ही नहीं कर पाते, तो बोलते कि पैसिव फंड में डालो, नहीं तो ईटीएफ्स में पैसा इन्वेस्ट करो बोलते हैं। पहले एक्टिव फंड क्या होता है वो बताओ। जो फंड मैनेजर अभी भी उसको ट्रैक करता है सर, जो रेगुलर और डायरेक्ट प्लान्स होते हैं। और पैसिव क्या होता है? पैसिव जो सिर्फ बेंचमार्क की वजह से अभी निफ्टी 50 है उसको ट्रैक करके उसके हिसाब से जो पैसे डालते हैं उसको पैसिव। तो आपका कहना ये है जो एक्टिवली मैनेज फंड है, इसमें एक फंड मैनेजर एम्प्लॉय किया हुआ है, इसमें सैलरी दे रहे हैं उसे, वो कम पैसा कमा के देते हैं, और जो पैसिव है जिसमें कोई दिमाग लग ही नहीं रहा है ना, जो सिर्फ इक्विटी, हमने मान लीजिए इंडेक्स फंड को कह लीजिए कि इंडेक्स और वो ज्यादा देगा। देखो कोई बोल दे, आपने थोड़ी मानना है, दिमाग क्या बोलता है, अरे भैया जो एक्टिवली मैनेज होगा वो ज्यादा करेगा। लेकिन क्या होता है, जो एक्टिवली मैनेज होता है उसके चार्जेस ज्यादा होते हैं, समझिए। एक्टिवली में जो आपके फंड मैनेजमेंट चार्जेस होंगे मान लीजिए वो 1% है, वहीं अगर आप इंडेक्स फंड की बात करो तो वहां पर फंड मैनेजमेंट चार्जेस है 0.4, 40 पैसा। तो क्या हो गया, मान लीजिए दोनों ने 12% की रिटर्न दी, लेकिन जो एक्टिवली मैनेज था वो 12% की रिटर्न देने का 1% चार्ज ले गया, तो आपको मिले 13%। लेकिन जो इंडेक्स था उसने भी 12% दी, लेकिन वो 0.4 ले गया, तो आपको मिल गया 11.6%। तो आपको ऐसा लगा कि इंडेक्स फंड ने ज्यादा दिया, लेकिन ज्यादा हमेशा एक्टिवली मैनेज ही देता है। बस ये देखने की बात है कि उसके चार्जेस ज्यादा तो नहीं है, चार्जेस ज्यादा नहीं होने चाहिए, आप चार्जेस चेक कर सकते हो, लेकिन हमेशा एक्टिवली मैनेज फंड ही परफॉर्मेंस अच्छी देता है। और आप चेक करो ना, 10 एक्टिवली मैनेज देखो और 10 इंडेक्स फंड देख लो। एग्जांपल बताऊं, टॉप 100 इक्विटी फंड है एचडीएफसी का, इंडेक्स फंड है सेंसेक्स का, दोनों की कंपैरिजन कर लेना, जो टॉप 100 वाला अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और दोनों में लार्ज कैप में पैसा लगा हुआ है। अगर आप इंडेक्स फंड सेंसेक्स का ले रहे हो तो लार्ज कैप है, और अगर आप टॉप 100 लगा रहे हो वो भी तो सेंसेक्स ही है। भाई सेंसेक्स का मतलब क्या होता है? टॉप 100, टॉप 10 है ना, टॉप 100 200 कुछ इस तरह का होता है। आप सेंसेक्स में पैसा लगा रहे हो तो शायद उसमें 30 कंपनी होती है, सेंसेक्स में 30। अगर आप सेंसेक्स में पैसा लगा रहे हो टॉप 30, और अगर आप टॉप 100 में लगा रहे हो तो टॉप 100, दोनों का रिटर्न सेम होना चाहिए, लेकिन टॉप 100 का ज्यादा आ रहा है क्योंकि वो एक्टिवली मैनेज है। उसे लग रहा है कोई कंपनी बेकार काम करो, उसे हटा देगा, अगली 100 ले लेगा, तो टॉप 100 वाले का मार्जिन ज्यादा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो हमेशा एक्टिवली मैनेज में ही लगाओ, और चेक भी करते रहो। क्या होता है कि 5 साल 7 साल के बाद जो है उसका म्यूचुअल फंड मैनेजर बदल देते हैं, तो जो एक्टिवली मैनेज बढ़िया वाला मैनेजर होता है उसे नए फंड में डाल देते हैं, और उसमें कोई पुराने वाला मैनेजर घुसा देते हैं, फिर उसका फंड का परफॉर्मेंस हो जाता है बेकार। जैसी मैनेजर चेंज हो आप भी चेंज कर दो, आपने वो बढ़िया मैनेजर ही लेना है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। जैसी फंड पुराना हो जाता है ना, तो पुराने फंड को मैनेजर बोलता है मैंने सब कुछ सही लगा रखा है, बस यही पड़े रहने देना, इसमें कुछ मैनेज नहीं करना, तो उसमें फंड मैनेजर को वहां से बदल देते हैं और कोई नया फंड मैनेजर दे देते हैं उसमें कि इसमें कुछ चेंज तो करना नहीं है, चल भैया तू कर ले, सीख ले। ऑटो पायलट मोड में डाल देते हैं सर। हाँ, ऑटो पायलट मोड में जैसे कोई डले उसमें से निकल जाओ।
एक्टिवली मैनेज हो रहा हो, देखते रहा करो, हर साल कुछ ना कुछ 2-4-500 करोड़ का खरीदा है, 500-700 करोड़ का बेचा है, कुछ ना कुछ खरीद बेच चलती रहनी चाहिए। अगर खरीद बेच नहीं चल रही है मतलब ऑटो पायलट पे चला गया, मतलब आपके फंड के साथ ना मजाक कर रहे हैं, निकल जाओ उसके अंदर से, किसी और में घुस जाओ। जी सूर्यवंशी जी। सर अभी जियो का जो फंड आ रहा है एनएफओ फ्लेक्सी कैप एआई, ऐसा कुछ मानेंगे? कुछ नॉर्मल फंडों से कुछ ज्यादा कमाल करेगा? मेरे को तो नहीं लगता सर। मुझे भी नहीं लगता। अभी छोटी फर्म है, छोटी फर्म के एक्सपेंस ज्यादा होते हैं, और इन्होंने ब्लैक रॉक से जो है पार्टनरशिप करी है, और ब्लैक रॉक के चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। ब्लैक रॉक सबसे बड़ी कंपनी है फंड मैनेजमेंट में, और लेकिन उसके चार्जेस बहुत हाई हैं। चार्जेस हाई होने की वजह से वो अपने कस्टमर्स को अपनी क्वांटिटी तो अच्छी रखता है, और लेकिन वहां पर रिटर्न थोड़े कम हो जाते हैं। तो अभी देखेंगे 5 साल, हम 5 साल देखेंगे जियो के फंड कैसे काम कर रहे हैं। अगर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो उसमें इन्वेस्ट भी करेंगे, लेकिन शुरुआत में रिस्क नहीं लेंगे। जब हमारे पास चलता चला है HDFC, ICICI, SBI है, तो हम नए बंदे पे क्यों दाव लगाएं? पहले नए बंदे को चेक करेंगे चल भी पाएगा कि नहीं, चल गया तो फिर सोचेंगे। जी सर एसबीआई के जो ज्यादातर फंड है, कुछ एक को छोड़ के सारे फिसड्डी क्यों है सर? सारे के सारे ऑटो पायलट मोड पे चले गए हैं। जो नए नए फंड एसबीआई के SBI के ज्यादातर फंड जो हैं ऑटो पायलट मोड पे हैं, इसीलिए मैं SBI का सिर्फ एक ही फंड बोलता हूँ हमेशा जो एक्टिव है इस टाइम, वो है कॉन्ट्रा फंड। SBI के कॉन्ट्रा फंड में पैसा लगाओ, बहुत बड़े रिटर्न देता है, और वो एक्टिवली मैनेज्ड है, और उसके जो फंड मैनेजर है वो बहुत बढ़िया है, और बहुत जितने भी फंड मैनेज वो जो उसमें अंदर फंड मैनेजर है, उन्होंने आज तक जितने भी फंड मैनेज किए सब में रिटर्न बढ़िया ही आया है। बहुत ही बढ़िया गजब मैनेजर है वो, बनिए ही है। और सर कैसे देखते हैं ये थोड़ा सा बता दो ना, ये तो मेरे लिए एकदम नया है। क्या दिखाऊं कि फंड मैनेजर फंड मैनेजर कौन है, उसका पास हिस्ट्री क्या है, कैसे वेरी सबसे पहले SBI कॉन्ट्रा फंड खोलना है SBI म्यूचुअल फंड की साइट पे। SBI कॉन्ट्रा फंड की डिटेल में जाना, वहां पर आपको फंड मैनेजर का नाम लिखा आ जाएगा, उसके बारे में लिखा आ जाएगा, कितना पढ़ा लिखा है उसने, इससे पहले क्या किया, कौन कौन से फंड मैनेज करे, वो वहां लिखा आ जाएगा। फिर ज्यादा चीजें तो आपको वहीं लिखी मिल जाएंगी। फिर अगर आपको उसके बारे में और कुछ ढूंढना है तो उस वाले फंड मैनेजर के नाम को गूगल पे टाइप कर देना, फिर तो उसका चिट्ठा ही निकल कर आ जाएगा पीछे तक का, उसके माँ बाप का नाम भी आ जाएगा, उसके माँ बाप क्या करते थे वो भी आ जाएगा, उसने कौन कौन सी कंपनी में काम करा। देखो SBI वाले तो सिर्फ उतना ही बताएंगे जितना उसने SBI में काम करा, लेकिन जब गूगल पे डाल लोगे अगर उसको SBI से पहले HDFC में काम करता तो वो भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो ऐसे करके आप रिसर्च अपनी पूरी कर सकते हो कि ये म्यूचुअल फंड मैनेजर कैसा है, और फिर जिस म्यूचुअल फंड मैनेजर के बारे में आप सर्च कर लोगे उसका नाम तो आपको याद हो ही जाएगा। फिर धीरे धीरे जब भी वो किसी दूसरी कंपनी में जाएगा आपको सर्च करने की जरूरत नहीं, आपको उसके बारे में सब पहले से ही पता है। अब हम इन्फोसिस की कहानी शुरू करें, नहीं तो उसे भी छोड़ देंगे। शुरू करें सर, शुरू करिए। इन्फोसिस के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं, मैं उन्हीं अंकल की बात बता रहा हूँ जिन्होंने इन्फोसिस के शेयर लिए, सब ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ है। मैंने उनसे कहा सर ये इन्फोसिस का शेयर आपने लिया था तो आपने कैसे डिसाइड करा मैं अपने बच्चों के लिए भी रखूंगा इसे, मतलब आपको कैसे पता चला था मल्टी बैगर बनेगा? कह रहे अच्छा सबसे बड़ी फर्म सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है IT की? मैंने कहा TCS। और सही बताऊं तो मुझे उस टाइम मैं इतना बेवकूफ था, मुझे ये भी नहीं पता था सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप बताओ। कह रहे TCS। कह रहे TCS कंपनी किसकी है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप बताओ। कह रहे टाटा की है, टाटा की। मैंने कहा टाटा की है TCS कि हाँ, इसके फुल फॉर्म क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अच्छा ये टाटा की है, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा टाटा कैसी कंपनी है? मैंने कहा टाटा का तो हमने बचपन से नाम सुना है, नमक हो टाटा का, टाटा नमक। टाटा तो बढ़िया कंपनी है, टाटा की तो एयरलाइंस भी आती है, टाटा की तो गाड़ी भी आती है टाटा मोटर, और बहुत क्वालिटी वाली होती है, मतलब टाटा की कंपनी बढ़िया होती है। आपको समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया कि TCS तो बढ़िया कंपनी है ना। मैंने कहा तो मैंने कहा आपने TCS में पैसे क्यों नहीं लगाए? कह रहे TCS कंपनी रतन टाटा जी ने शुरू की थी और उनको IT की कोई नॉलेज नहीं थी, उन्होंने तो बस पैसे लगाए, TCS शुरू कर दी। उसके अंदर कुछ बंदे हायर करे जिनको ने विश्वास था, जो ऑप्टिमल लेवल के गजब के बंदे थे, गजब नॉलेज वाले। उसमें से एक बंदे थे जो इस टाइम इन्फोसिस के संस्थापक है। कौन है जी? उनका नाम क्या है? कृष्णमूर्ति। नारायण कृष्णमूर्ति। तो जब TCS शुरू हुई तो एक ऑफिस में शुरू हुई थी, 20-25 बंदों ने शुरू की थी। उन 20-25 बंदों के पास पैसा नहीं था, तो पैसा लगाया रतन टाटा जी ने। टाटा जी ने पैसा लगाया, 20 बंदों को विश्वास था, और शुरुआत में जब TCS शुरू हुई तो उसके पास अपना कोई काम नहीं था, 20 बंदों से TCS शुरू करवाई, और TCS को काम क्या दिया? टाटा मोटर ने कहा ठीक है हमारे सॉफ्टवेयर तुम बना लो। फिर टाटा वालों की कंपनियों में कहीं पर भी कोई IT से रिलेटेड कोई काम होता था, सॉफ्टवेयर मैनेज करने का काम, तो वो TCS को मिल जाता था। तो TCS कंपनी टाटा की सब्सिडरी कंपनी बन के उभरी।
फिर धीरे 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 उन्होंने अमेरिका वालों के कुछ लोगों का काम पकड़ा, कुछ बैंक्स का काम पकड़ा, धीरे 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 20 लोग जो थे यही कंपनी में शेयर होल्डर बन गए, जिसमें मेजर शेयर होल्डर टाटा थी, इसलिए नाम था TCS। और धीरे धीरे ये नारायण मूर्ति जी, कृष्ण मूर्ति जी और ये सबके सब में कुछ बंदे और भी, ये 20 बंदे थे शुरू में, जो एक टेबल पे शुरू हुई थी कंपनी। एक टेबल थी, 2 कंप्यूटर थे, वो उससे काम करते थे। धीरे धीरे इन्होंने एम्प्लॉय बढ़ाया, धीरे धीरे कंप्यूटर बढ़ाया और ये कंपनी बड़ी होती चली गई। जब कंपनी बड़ी हो गई तो नारायण मूर्ति जी और TCS के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई, वो उस तरह से काम नहीं कर पाए जिस तरह से वो कर सकते थे। नारायण मूर्ति जी TCS से अलग हो गए, उन्होंने TCS में जितना भी स्टेक था अपना बेच दिया और उस पैसे से ही इन्फोसिस शुरू करी। अब TCS के जो 20 बंदे थे स्टार्टिंग के, उसी में से 5 बंदे टूटकर आए और उन्होंने इन्फोसिस शुरू करी। उनके पास कोई पैसा नहीं था जब शुरू हुई, उन्होंने अपना स्टेक TCS में से बेचा और उसी पैसे से इन्फोसिस शुरू कर दी। तो अल्टीमेटली इन्फोसिस क्या थी? TCS का ही एक पार्ट थी। और जिन 5 बंदों ने TCS जैसी बड़ी कंपनी बना दी, तो क्या वो इन्फोसिस को बड़ा नहीं बना पाएंगे? ये सोच के अंकल जी ने इन्फोसिस के शेयर अपने बच्चों के लिए ले लिए कि जिस बंदे ने TCS जैसी बड़ी कंपनी बना दी, वो इन्फोसिस को भी बड़ा बना ही देगा। और आज इन्फोसिस इंडिया में 2nd नंबर की IT कंपनी है। 1st नंबर की TCS है, 2nd नंबर की इन्फोसिस है। देखो TCS इन्फोसिस से 10 गुना बड़ी है। TCS और इन्फोसिस भाग दौड़ी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि 19-20 का फर्क है, मतलब TCS इन्फोसिस से 10 गुना बड़ी है। तो अभी वो और 100 भी मेहनत कर ले, इन्फोसिस TCS से बड़ी तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि TCS में भी तो बचे हुए 15 बंदे हैं ना। TCS 20 बंदों ने स्टार्ट की, 5 इन्फोसिस में चले गए, 15 तो TCS में ही रह गए। तो TCS के पास पैसा भी था टाटा का, इन्फोसिस वालों के पास तो पैसा भी नहीं था, तो बिना पैसे के वो धीरे धीरे करवा रहे थे काम। तो इन्फोसिस कंपनी जो उन्होंने अपने क्या नाम था उनका, नारायण मूर्ति जी ने शुरू की, और आज तक उस कंपनी में है। अब उनके ग्रैंडसन आगे बढ़ा रहे हैं उसे। तो इन्फोसिस कंपनी में क्योंकि काम करने वाले वही 5 बंदे थे, इसलिए उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए उसे रख लिया। तो इन्फोसिस कंपनी भी निकली कहां से? TCS के अंदर से ही। किस किस को ये सारी बातें पता थी? किस किस को ये बात स्टोरी बढ़िया लगी? नहीं है सर। तो हमें कंपनी के बेसिक्स पता होने चाहिए, कंपनी कैसे बनी। बीजेपी कैसे बनी? बीजेपी कांग्रेस को गाली देते थे, बीजेपी कहां से आई? कांग्रेस ही है। अरे सर जिनने कांग्रेस की स्थापना करी थी वहीं से 4 बंदों ने बीजेपी बना ली। पहले जनता दल यूनाइटेड थी, जनता पार्टी, फिर उसके बाद से इनका हुआ जयप्रकाश नारायण। ये बताइए, लाल बहादुर शास्त्री किस वाली पार्टी में थे? लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस ही तो थी उस टाइम पर। लाल बहादुर शास्त्री को बीजेपी अपना बताती है, तो लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस की तरफ से ही तो थे ना हमारे, फर्स्ट वो बने थे वो। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद इनकी आपस में झगड़ा हुआ। कांग्रेस वाले कुछ और तरीके से सोचते थे, उसमें जो कुछ बंदे थे वो अलग तरीके से सोचते थे, जो अलग तरीके से सोचते थे उन्होंने अपनी पार्टी अलग बना ली। अच्छा चलो बताओ, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग क्यों हुआ होगा? अंग्रेजों को मिल बांट के मारा था अंग्रेजों को। मैं आपको सर वो जिन्ना चाह रहा था कि मुसलमानों के लिए जो है एक अलग जगह हो, उनके लिए उनके हिसाब से, और उस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा मुसलमान थे, इसलिए उनके लिए उन्होंने वो जगह की मांग करी, एक अलग स्थान हो। चलो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। और मैं कोई उस टाइम पैदा तो हुआ नहीं था, 90 का बर्थ है मेरा, मुझे ज्यादा पता नहीं है, और मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ कि मुझे बहुत नॉलेज होगी। और मैं ये भी बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड क्लास है, कि मेरी नॉलेज गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको अपना बताने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने इधर उधर से बुक से पढ़कर ही सीखा, वो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था उस टाइम। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था उस टाइम पर। हाँ जी, उस टाइम पर क्या हुआ, पहले अंग्रेज आए। अंग्रेज कैसे आए? हम बहुत गरीब थे, हमें पैसे की जरूरत थी, तो मसाला बेचने आए थे। हाँ, हम बहुत गरीब थे, हमारे पास कुछ था नहीं। हमने अंग्रेजों को बुलाया, हमने इंग्लैंड वालों कंपनियों को कहा कि तुम हमारे इंडिया में आके बिजनेस करो। इससे बिजनेस करने से क्या होगा, तुम यहाँ फैक्ट्री खोलोगे तो हमें काम मिलेगा, तो हम कुछ कमा पाएंगे। तो ये हमारी नीड थी उन्हें बुलाना। जैसे हम आज भी बुला रहे हैं अपनी दूसरी कंपनीज को, आओ हमारे यहाँ पर बिजनेस करो, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। बिल्कुल सेम किया था हमने पहले कांग्रेस के टाइम पर। मतलब उस टाइम पर यहाँ पर कोई सरकार नहीं थी, कोई अंग्रेज नहीं थे, यहाँ पर अपनी एक सरकार चलती थी। वो पहले वो चलते थे राजा महाराजाओं वाला। तो
तो राजा महाराजाओं ने बाहर की कंपनी को अपने इंडिया में बुलाया, क्योंकि राजा महाराजाओं को पैसे चाहिए थे। पैसे तो तब मिलेंगे ना जब यहाँ काम होगा, काम यहाँ था नहीं। तो राजा महाराजाओं ने बाहर की कंपनी से कहा भैया इंडिया में आके आप काम करो, काम करोगे तो हमारी जो प्रजा है उसे काम मिलेगा, काम मिलेगा तो वो कुछ कमाएगी, कमाएगी तो हमें टैक्स देगी, टैक्स देगी तो भैया हम भी ऐश कर पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर बाहर की कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर काम करना शुरू किया अलग अलग तरीके का। अब उसने अलग अलग तरीके का काम करना शुरू किया तो प्रॉफिट भी कमाया। प्रॉफिट कमाते 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 ऐसा हो गया कि उसने कुछ कर्जा दिया। कर्जा दिया तो सारे जो हमारे यहाँ के राजकुमार और वो राजा थे उनसे मैनेज हुआ नहीं, वो कर्जा उसे वापस कर नहीं पाए। कर्जा जब वापस नहीं कर पाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि जब तक तुम हमारा कर्जा नहीं उतारोगे तब तक हम यहाँ की रियासत को अपने हिसाब से चलवाएंगे आपसे, मतलब रियासत आपकी रहेगी, चलवाएंगे हम, टैक्स लेंगे। तो भैया या तो तुम हमारा कर्जा दे दो, अगर तुमने कर्जा दे दिया हमारा तुम्हारी रियासत वैसी बिक जाएगी तो तुम वैसी मालिक बन जाएंगे, लेकिन हमारे पे इतना टाइम नहीं हम यहाँ अगर आके तुम्हारी सरकार चलाए, सरकार तुम चलाओ, चलेगी हमारे हिसाब से। इस तरीके से हम फाइनेंशियली गुलाम बन गए, हम है ना, हम कर्जे में आ गए और कर्जा पे ना करने की वजह से हमें उनकी बात माननी पड़ी, जिसे हम गुलामी बोलते हैं। अब चलो जब तक वो अपना ब्याज ले रहे थे, थोड़ा बहुत हमसे ले रहे थे, तब तक तो ठीक था। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हम जो भी बनाए जो भी कमाए सब कुछ उन्हें दे दो। तो हमें हो गई प्रॉब्लम और हमने कर दी बगावत, जो कि गलत थी। अरे भैया कर्जा क्यों लिया था? देखो सही तरीका तो ये बोलता है एज पर लॉ कि अगर आपने 100 रुपए लिए हैं तो मर जाओ लेकिन उसके 100 रुपए दो। लेकिन हमने क्या करा, नमक हरामी, तूने मुझे 100 रुपए उधार दिए, अब हम तेरे पैसे नहीं देते क्योंकि तू मुझे परेशान कर रहा है, मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा। हमने क्या करा, उनसे करा झगड़ा, हमने मार पीट के, हिंदू मुस्लिम सबने मिलजुल के अपना खून बहाया, कई सालों तक झगड़ा किया। लीगली गलत थे हम, ये फैक्ट है, लेकिन लीगली वो भी गलत थे, वो हमारा खून चूस रहे थे। जब कोई बंदा कुछ ज्यादा ही गलत करेगा तो फिर तो भैया करना पड़ेगा, लेकिन लॉ के हिसाब से हम उसका कर्जा तो वापस करना चाहिए था ना। लेकिन हमने क्या करा, हमने देते तेरा कर्जा और भगा दिया हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसने भगाया? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर, हिंदुस्तानियों ने मिलकर भगाया। अब जब भगाया तो वो भाग गए, उन्होंने कहा ठीक है हम इस तारीख को आपका देश छोड़ देंगे। वो देश छोड़ने वाले थे हमारा लगभग मई जून में, 1947 मई में वो देश छोड़ना फाइनल हो चुका था कि मई में यहां से चले जाएंगे। आप हमें बताओ कि हम साइन करके जाएंगे ना, भाई सब कुछ लीगली हो रखा था, लीगली वो हिंदुस्तान के मालिक थे। अब वो फ्री में अपने मालिकाना हक छोड़ रहे थे तो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनना था। वो कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे बनना है उन्होंने पूछा उस टाइम की सरकार। तो उस टाइम की सरकार यहाँ पर कौन कौन काम कर रहे थे? कांग्रेस। तो कांग्रेस वालों से पूछा गया कि भैया किसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बनाए हम? तो कांग्रेस वालों ने कहा कि भैया ठीक है नेहरू जी के नाम पे बनाओ, आप चले जाओ मार्च अप्रैल में, मई में जब भी जाना चाह रहे हो। मार्च अप्रैल में जाने की बात हो गई। तो 1 अप्रैल को वो नए फाइनेंशियल ईयर से जाना चाह रहे थे और वो कह रहे थे ठीक है अब 1 अप्रैल तक हमारे को अपना क्लियर करके दे दो भैया किसके नाम पर हमें ट्रांसफर करना है हिंदुस्तान को, और हम अपना छोड़कर जा रहे हैं। तो वो 1 अप्रैल को जाने वाले थे। उसी टाइम पर जो 2 बड़े नेता थे, जैसे कि मान लो अब आज मोदी जी हो गए, मोदी जी कहने लगे, कल को अमित शाह कहने लगे नहीं मोदी जी को पीएम नहीं बनाना चाहिए, मैं बनूंगा, तो झगड़ा हो जाएगा ना पार्टी में। ऐसे उस टाइम पर एक झगड़ा हो गया। उस टाइम पर 2 बड़े नेता थे। 2 बड़े नेता कौन कौन थे? एक तो इधर आपके थे नेहरू जी और दूसरी तरफ थे जिन्ना जी। देखो जिन्ना जी और नेहरू जी दोनों नेता थे, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलूंगा, दोनों नेता ही थे और नेता हमेशा गलत होते हैं, दोनों ही गलत थे। अब क्या हुआ, अरे भैया हिंदुस्तान आजाद हो गया था, हिंदुस्तान आजाद हो गया था, अगर तुम इतनी देशभक्त वाले थे तो कहते जी हमें नेता बनना ही नहीं है। नेहरू जी बोलते मुझे नेता बनना ही नहीं, जिस मर्जी को बना दो। जिन्ना जी भी बोलते मुझे भी नेता नहीं बनना, जिस मर्जी को बना दो, कोई ना कोई तो बन ही जाता। लेकिन नहीं, इन्होंने अपने 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 फायदे के लिए सबको लड़वा दिया। अब जिन्ना को लगा कि नेहरू मुझे दबाएगा तो इसने अपने मुस्लिम, क्योंकि जिन्ना जो था वो मुस्लिम नेता था और जो नेहरू था वो हिंदू नेता था, अगर ये उस दिन ना लड़ते तो हमारे देश में जो आज तक हिंदू मुस्लिम हो रहा है होता ही ना। लेकिन ये उसी दिन लड़ पड़े, उसी दिन से हिंदू मुस्लिम चल रहा है। अब कांग्रेस कहते हैं हिंदू मुस्लिम, बीजेपी कराते हैं। भैया शुरुआत किसने की थी? हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों बनाया था? अगर तुम उस दिन हिंदू मुस्लिम ना करते तो हिंदुस्तान आज एक ही होता और झगड़ा भी ना होता, लेकिन तुम वो वाला तरीका निकाल नहीं पाए और तुमने क्या किया। अब जिन्ना जो है अपने समर्थकों को समझा रहा है कि नहीं हम उसको बनने नहीं देंगे। अब नेहरू जो है अपने समर्थकों को समझा रहा है नहीं हम जिन्ना को बनने नहीं देंगे। 6 महीने तक यही होता रहा। वो मार्च में जाने वाले थे, फिर उन्होंने जुलाई में जाके बोला भैया 15 अगस्त को तो हम जाएंगे ही जाएंगे, अब तुम जैसे मर्जी कर लो, तुम्हें करना है, तुम्हें देखना है, मैं किसके नाम लिखना है तुम मुझे बता दो। तो फिर वहां पर एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में जिन्ना को भी बुलाया गया, नेहरू जी को भी बुलाया गया, 2 ही बंदे मेन थे।
और लाल बहादुर शास्त्री जी को भी बुलाया गया और पूरी टीम बुलाई गई, कमेटी गठन की गई और उसके बारे में डिस्कशन किया गया। डिस्कशन में सर्वसम्मति नहीं आई और इस बात पे झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया मतलब अगस्त से पहले ही मारकाट होनी शुरू हो गई। मारकाट होनी शुरू हो गई मतलब जिन्ना वाला एक जो जगह थी जो आज पाकिस्तान बन गया है, वो वाली जगह में सब मुस्लिम ही ज्यादा थे और इधर वाली जो इतनी 90% एरिया था यहाँ पर सब हिंदू ही ज्यादा थे और अगर मुस्लिम थे भी तो झगड़ा नहीं था इस बात का कि भैया कोई क्या होगा। अब क्या हुआ, जिस जगह पर जिन्ना बैठा हुआ था उसने मुस्लिम्स को वो मुस्लिम्स वहां के मुस्लिम ने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया, जो कि गलत था। जिन्ना को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिन्ना को ये करना चाहिए था अपने समर्थकों से करना चाहिए था, लेकिन उसे लगा कि हम बहुत छोटी मतलब उसके जो सपोर्ट में थे वो बहुत छोटी जगह के बंदे थे। आप देख ही रहे हो पाकिस्तान कितना सा यूपी से भी छोटा है, उस छोटी सी जगह के बंदे समर्थन कर रहे थे जिन्ना का। तो जिन्ना ने क्या करा कि अगर मैं यहाँ पर लीगली चलूंगा तो यहाँ पर मेजोरिटी किसको मिलेगी, नेहरू को। अगर पूरे देश की वोटिंग होगी तो नेहरू को वोटिंग मिल जाती और नेहरू जीत जाता, तो नेहरू ही पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान पूरा हिंदुस्तान ही रह जाता और उसका प्राइम मिनिस्टर कौन बनते, नेहरू जी। लेकिन क्या किया, जिन्ना ने मारकाट शुरू करवा दी या अपने आप हो गई। ऐसा कहा जाता है कि जिन्ना ने कभी नहीं कहा कि तुम मारो, वहां के जो समर्थक थे उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। जब हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया तो थोड़े बहुत कम हुआ है, हिंदुस्तान में तो बहुत कम मारकाट हुई। जो बिल्कुल पाकिस्तान के पंजाब से मिली हुई जगह थी, सिर्फ वहां के हिंदुओं ने पाकिस्तान को भी, सिखों ने, क्योंकि वहां से सिख कटे थे बहुत ज्यादा, तो वहां के सिखों ने कुछ मुस्लिम्स को भी काट दिया, जिसको ही दंगा बोला गया। और यहाँ पर दोनों की गलती थी और धीरे 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 पाकिस्तान वाले मुस्लिम्स को भी संभाल लिया गया और धीरे धीरे हिंदुस्तान वाले हिंदुओं को भी संभाल लिया गया। और ये मारकाट मचने का कारण था अफवाह थी। मारकाट कचने का कारण सिर्फ और सिर्फ अफवाह थी। पाकिस्तान वाले मुस्लिमों में अफवाह फैल गई कि हिंदुस्तान के हिंदू तुम्हें मारने आ रहे हैं, तो तुम्हें अगर अपने आप को बचाना है तो पहले अपने आप को सेव कर लो। उन्होंने अपने आसपास के हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया और पंजाब वाले हिंदुओं में भी अफवाह मच गई कि पाकिस्तान से पूरी ट्रेन भर के मुस्लिम आ रहे हैं और तुम्हें मारेंगे। अभी तो उन्होंने हिंदुओं को भेजा है मार के, अगली बार वो आएंगे। तो उन्होंने भी अपने आसपास के मुस्लिमों को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि जो यहाँ वाले मुस्लिम थे वो कहने लगे कि हम तो वो वाले मुस्लिमों का साथ देंगे जो तुम्हें मारने आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा उनके आने से पहले तुम्हें खत्म कर दें। तो इस तरह से अफवाहों से झगड़ा हुआ। लेकिन अल्टीमेटली जब बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ना उधर से कोई इधर आएगा ना इधर से उधर कोई जा रहा है, तो फिर इनसे पूछा गया हिंदुओं से और मुस्लिमों से कि भैया तुम अलग चाहते हो तो फिर जाओ पाकिस्तान में। हमने मतलब जिससे मारकाट ना मचे, तो ये डिसाइड किया गया कि ठीक है भैया, जितनी जगह पर तेरे समर्थक हैं उतनी जगह तुझे दे दी जाएगी। बाकी सारी जगहों से आपस में बात की गई कि भैया कौन कौन पाकिस्तान में मिलना चाहता है, कौन कौन हिंदुस्तान में मिलना चाहता है। उस टाइम पर छोटे छोटे देश हुआ करते थे, देश तो एक ही होता था हिंदुस्तान, लेकिन उसके अंदर रियासतें हुआ करती थी। तो सारे रियासतों से जिन्ना भी मिलना शुरू हो गया, इधर से नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री भी मिलने शुरू हो गए। तो जो रियासतें पाकिस्तान की थी वो पाकिस्तान में मिलने को हाँ कर दिया, जो इंडिया की रियासतें थी वो इंडिया में, 90% रियासतों ने इंडिया में मिलने को हाँ कर दिया, तो इंडिया में मिल गई। और 10% रियासतों ने पाकिस्तान में मिलने को हाँ कर दिया, वो पाकिस्तान बन गया। और बीच में एक लाइन खींच दी गई और उसमें जो है वो आपका पाकिस्तान और इंडिया अलग कर दिया गया। लेकिन जब कश्मीर की बात आई, कश्मीर में मुस्लिम तो ज्यादा थे, लेकिन वहां का जो राजा था वो हिंदू था। तो हिंदू राजा था तो वो चाहता था इंडिया में मिलना, वो पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहता था। लेकिन वहां की जो बंदे थे वो सारे मुस्लिम थे, 90% जनसंख्या वहां की मुस्लिम थी। तो उसने अपनी जनसंख्या का ध्यान रखते हुए वहां पर एक सेफ आर्टिकल आया, जिसे अब हटा दिया गया, आर्टिकल जो आया था आपका। तो उसने ये कहा कि सर रहेंगे तो हम इंडिया का पार्ट, लेकिन कभी भी यहाँ पर हिंदू मतलब पाकिस्तान मुसलमानों को गलत तरीके से कुछ भी दबाया नहीं जाएगा। तो उसे बिल्कुल अलग कर दिया गया कि वहां पर बाहर का बंदा ना आ पाएगा ना जा पाएगा, ऐसे करके कर दिया गया। लेकिन अब इतने सालों के बाद जब वहां के कश्मीरियों को लगा कि भैया इंडिया वाले भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, तो लीगल तरीके से वहां की जो सरकार है उसके साथ चल के और उसे बिल्कुल वहां से वो हटाया गया। और ये वाली चीज के साथ हटाया गया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगी तो उनसे रिस्टोर भी कर पाएंगे। और इतने साल हो गए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, इसलिए रिस्टोर नहीं हुआ है, वहां के अवाम को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है इसलिए। और अगर इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो जैसे कांग्रेस बोलती रहती है हम तो रिस्टोर कर देंगे, तो भैया तुम्हें फिर गटर में घुसना है घुस जाओ, तुम्हारी मर्जी है ना। अब ये चीज वहां के अवाम को भी समझ में आ गई है कि देखो ऐसा होने से वहां पर फायदे ही हुए हैं। वहां के एजुकेशन सिस्टम बढ़िया हो गया है, टूरिज्म बढ़िया हो गया है, सिक्योरिटी मिल रही है, पत्थरबाजी बंदी हो गई है, बहुत सारी चीजें हैं। अब ये चीज कांग्रेस हमेशा यही बोलती है गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम आएंगे तो रिस्टोर कर देंगे। बीजेपी हमेशा ये बोलती है अच्छा हुआ, लेकिन ये तो वहां के अवाम बता सकते हैं अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। अभी मैं वैष्णो देवी घूमने गया था कुछ एक दो पिछले साल, जब ये हो गया था उसके बाद,
तो मैंने वहां के अवाम से पूछा तो सब खुश थे, कह रहे बढ़िया हुआ, पहले हम जो है स्कूल नहीं जा पाते थे, 6 महीने साल में छुट्टी होती थी, अभी हम पूरे साल स्कूल जाते हैं। तो मतलब कहने का ये वहां के अवाम से पूछोगे आप। एक बंदा मुझे मिला बेकार हुआ भैया, वो गालियां दे रहा था, मैंने कहा अच्छा भैया। तो और वहां के फौजियों से पूछता हूँ, फौजी कहते हैं यार पहले जो है अलग अलग दिक्कतें थी, अब कोई दिक्कत नहीं, अच्छा हुआ। तो अलग अलग बंदे अलग अलग चीज बोलते हैं। मैं किसी एक या किसी भी पार्टी का वो नहीं कह रहा हूँ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, और जितनी चीजें मैंने बताई मैंने भी दर दर से पढ़ी हैं, मैं नहीं गारंटी करता जो मैंने बताया सब सही ही होगा। तो इस तरीके से बीजेपी भी कांग्रेस में से ही निकली। पहले ये बीजेपी की जो बड़े बंदे थे वो कांग्रेस में ही काम करते थे, उनके आपस में मतभेद हुआ, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो उन्होंने एक नई पार्टी बना दी, बीजेपी बन गई। अच्छा आपको क्या लगता है जो सपा निकली है कहां से निकली? सपा भी कांग्रेस में से निकली है। अच्छा ये बसपा कहां से निकली? ये भी कांग्रेस में से निकली है। ये सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बस जब इन्हें कांग्रेस में बड़ा रूप नहीं मिला तो उन्होंने अपनी एक अलग से पार्टी बना ली। ठीक है सर तृणमूल कांग्रेस, हाँ, तृणमूल कांग्रेस कहां से निकली? कांग्रेस में से निकली। अरे सब कुछ कांग्रेस में से निकला। पहले इंडिया में एक ही पार्टी होती थी कांग्रेस, और एक होती थी अंग्रेजों की पार्टी, बस। कांग्रेस हमेशा जीतती थी इंडिया में, कांग्रेस ही जीतती रही हमेशा, और वो कांग्रेस आरएसएस सर उसका कैसे हुआ? आरएसएस हाँ जी हाँ जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले कांग्रेस का ही पार्ट था। मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो वैसे इंडिविजुअल एक अलग चीज है। तो वो क्या करते थे, उन्होंने देश हित में एक पार्टी बनाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक हक, और उन्होंने कहा कि हम कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं उतरेंगे। तो पॉलिटिक्स में वो कभी नहीं उतरते, वो बाहर से समर्थन कर देते हैं कि भैया हमें लगता है इसका समर्थन करना चाहिए। तो उस आरएसएस में से जो बंदे आरएसएस के बड़े बंदे थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई बीजेपी, और बीजेपी बनाने के बाद वो आरएसएस का साथ दिया उन्होंने हमेशा। तो बीजेपी एक अलग पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्ट है। आरएसएस एक अलग चीज है, उसे पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है। वो कहता है देश हित सर्वोपरि। वो कहता है कि अगर कभी बीजेपी भी देश के अगेंस्ट जाएगी तो हम उसके अगेंस्ट चले जाएंगे, और कई बार गई भी है। कई बार आरएसएस अगेंस्ट में गया भी है बीजेपी के। तो जब उसे हाँ लगा दो, आ रहा हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, लंबी हो गई है क्लास।